हमारे सामने बना हुआ है उसको फ्लिप करते हुए हमने देखा, हमें दोनों स्ट्रक्चर देख के साफ आइडिया लग रहा था कि सर ने फ्लिपिंग करवाई है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ऐसा था और दूसरे में फ्लिप होने के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था सर ने। साफ पता चल रहा है ना कि फ्लिप हो चुका है, कि ये वाला जो कार्बन है ये नीचे आ गया, देखो यहाँ पे नीचे आ गया, तो फ्लिप हो चुका है। देखने से ही पता चल रहा है कि फ्लिप हो चुका है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि देखने से पता नहीं चलेगा, तब सोचना पड़ेगा, सोचेंगे। बट अभी एटलीस्ट इतना क्लियर है कि देखने से पता चल गया फ्लिप हो रहा है, तो हो ही रहा होगा, 100% हो रहा होगा। समझ रहे बात आप? ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ, देखने से तो लग रहा है कि फ्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए। क्या मैं ये बता चुका था कि जो चेयर फॉर्म होता है उसके अंदर 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन एग्जिस्ट करता है ना, एक्सियल पे। और एक्सियल बॉन्ड कैसे बनाए जाते हैं? जिसका वर्टेक्स अप है उसका अपवर्ड बनाएंगे, जिसका वर्टेक्स डाउन है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप क्या बनाएंगे? एक्सियल बनाएंगे, राइट? इतना क्लियर था। चलिए अब देखो, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने, आपको पता है दोनों ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दूसरा मान लो कि मैंने यहाँ पे ये मिथाइल लगा दिया और ये फ्लिप करके जाएगा, जब ये फ्लिप करके जाएगा तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। मिथाइल एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे इथाइल आ गया और इथाइल भी फ्लिप करके जाएगा, ये इथाइल चला गया। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये के इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, ये ऊपर वाला चलो के इक्विलिब्रियम नहीं, उसको K1 लिख दो यार। ठीक है, K1 है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ठीक है, वो K1 है, ये K2 है, K3 है। K1 का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताइए? 1 होगा। K1 का 1 होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वली स्टेबल है, कोई डिफरेंस नहीं है। K2 जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1? ग्रेटर देन 1 होगा। देखो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है बेटा। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे रहना चाहता है। क्यों इक्विटोरियल पे रहना चाहता है? क्योंकि अगर बल्कि ग्रुप एक्सियल पे चला गया ना तो डाई एक्सियल रिपल्शन हो जाएगा। यार मैंने कहा था कि 1, 3 और 5 पे जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन ही रिपल्शन देते हैं। तो हाइड्रोजन ही रिपल्शन दे रहा है, तो हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है। गलती से कोई उसकी जगह कोई दूसरा बल्कि ग्रुप आपने लगा दिया, वो तो अल्टीमेट रिपल्शन देगा, राइट? जैसे थर्ड वाले में इथाइल है, इथाइल भी रिपल्शन देगा, वहां पे भी K3 ग्रेटर देन 1, K2 ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन ये आता है K2 और K1 में क्या रिलेशन, सॉरी K2 K3 में क्या रिलेशन होगा? K2 और K3 में क्या रिलेशन होगा? एग्जैक्टली K3 ग्रेटर देन K2, है ना? क्योंकि कौन से रिएक्शन में फ्लिपिंग जल्दी हो रहा होगा? अरे सर इथाइल में जल्दी फ्लिपिंग होगा, क्योंकि इथाइल बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है वहां पे। इथाइल लगा हुआ है तो इथाइल वाला तो चाहेगा कि जल्दी से इक्वेटोरियल पे आ जाए। तो इथाइल जैसे मान लो कि मिथाइल वाले कंपाउंड के 100 मॉलिक्यूल आपने लिए, और आपने आपने देखा 100 में से 60 मॉलिक्यूल जो है वो फ्लिप कर गए मिथाइल में। बट अगर आप इथाइल में 100 लेंगे ना तो 60 से ज्यादा फ्लिप करेंगे। परसेंटेज जो है आप देख सकते हैं, बल्कि ग्रुप है तो फ्लिपिंग ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो K3 ग्रेटर देन K2 हो गया। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जो अभी मैंने बोला कि फ्लिपिंग कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, उसका क्या मतलब है वो समझना बहुत जरूरी है। अब बेटा आपने बोला कि ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा तो K का वैल्यू ज्यादा होगा। यार एक बार बताइए, क्या रिएक्शन में हमेशा A गिव्स B ही लिखा हुआ रहेगा? क्या B गिव्स A नहीं लिखा हुआ मिल सकता? तो हाउ कैन आई से कि K ग्रेटर देन 1 होगा? हाँ, मान लो जो मैंने राइट में लिखा है वो लेफ्ट में लिखा हुआ मिल जाए क्वेश्चन में, तो वही K2 लेस देन 1 हो जाएगा फिर। तो ये कोई लिखा हुआ थोड़ी है कि यार लेफ्ट में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो लेफ्ट में रहेगा। जनरलाइज नहीं करना होता बेटा, जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन ले बस, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है? इसमें मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, फ्लिप करेगा, इक्वेटोरियल पे चला गया। क्या फ्लिपिंग दिख रहा है? हाँ सर, हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लिपिंग हुआ है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लिपिंग हुआ है। और जो भी के है वो सर ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, फ्लिपिंग हो गया।
साफ ही दिख रहा है ना, कि जिसपे मिथाइल लगा हुआ था वो वाला कार्बन ऊपर था, वो वाला कार्बन नीचे आ गया फ्लिप करके। ठीक है, फ्लिपिंग दिख रहा है। मान लो मैं स्ट्रक्चर बनाता, बिल्कुल ऐसा ही रिंग बनाता जैसा इसने बनाया, कि जो पहले वाला कार्बन ऊपर है वो कार्बन ऊपर ही है, ऐसे ही बनाया मैंने, तो देखने में फ्लिपिंग नहीं हो रहा। बट मैंने क्या किया, नंबर 1 वाले कार्बन पे जो मिथाइल एक्सियल पे था उसको इक्वेटोरियल पे बना दिया, और जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे था उसको एक्सियल पे बना दिया। अब यहां से यहां आपको देखने में नहीं लग रहा कि फ्लिपिंग हुआ है। एक्सेन ये जो चेयर फॉर्म है, उस चेयर फॉर्म को देख के नहीं लग रहा फ्लिप हो रहा है, बट एक्चुअली में हो चुका है, क्योंकि जिस कार्बन पे मिथाइल था ना, वो कार्बन पे मिथाइल अब एक्सियल से इक्वेटोरियल आ चुका है। और आपको पता है यार कि अगर एक्सियल से इक्वेटोरियल आया होगा तो 100% फ्लिपिंग हुआ ही होगा। तो पता है पहले वाले स्ट्रक्चर में तो फ्लिपिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेकंड में फ्लिपिंग नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हो चुका है। सर कैसे रिलेट करेंगे इसको? बेटा फ्लिपिंग के बाद जो दोनों स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, दोनों एक जैसे ही स्ट्रक्चर है, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। सर ये कैसे पता चलेगा? अरे कोई भी एक स्ट्रक्चर को उसी के प्लेन में रोटेट कर दो आप, कोई भी एक स्ट्रक्चर को उसी के प्लेन में रोटेट कर दो, ये मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, एक जगह फ्लिपिंग दिख रहा था, एक जगह नहीं दिख रहा था। मैंने इसलिए बताया ताकि क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूजन ना हो। सॉल्व करते टाइम हम क्या है, हम है ना साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म है ना, उसका फ्लिपिंग देखने लग जाते हैं। उसको नहीं देखना, आप तो ये देख लो कि यार जो ग्रुप एक्सेल पे था वो इक्वेटोरियल पे आ गया क्या? हाँ आ गया, फ्लिपिंग हो चुका है, खत्म। हाँ बट एक और बात ध्यान रखना है कि फ्लिपिंग से मैंने बोला जो अबव द प्लेन है वो अबव द प्लेन ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि जो बॉन्ड अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन आ गया और आप चले जा रहे हैं, नहीं। समझ रहे? इस पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लगे हुए हैं 4 कार्बन, ठीक है। और फ्लिपिंग के बाद इसको बना दिया इक्वेटोरियल पे, साफ पता चल रहा है सर फ्लिपिंग हो चुका है। और यहाँ पे लगा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। और ये है टर्शियरी ब्यूटाइल। ऊपर आया K3, यहाँ पे आया K4। K4 K3 में रिलेशन बताइए। ये तो क्लियर है कि दोनों ही ग्रेटर देन 1 होंगे। ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे लगेगा, नॉर्मल ब्यूटाइल में या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल में? टर्शियरी ब्यूटाइल में ज्यादा रिपल्शन लगेगा बेटा, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटाइल में मैंने ग्रुप देखो कैसे बनाया है, दूर की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन चल रहा होगा तो ये चारों कार्बन दूर रहना चाहेंगे उसे, एटलीस्ट दूर तो चल जा सकता है ना। बट टर्शियरी ब्यूटाइल को कैसे भी लिखो यार, उसका एक कार्बन जो है ना वो तो हाइड्रोजन के क्लोज रहेगा ही रहेगा, एक्सियल वाले के। तो टर्शियरी ब्यूटाइल में ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, इसीलिए K4 ग्रेटर देन K3 है। एक्चुअली में ब्रांचिंग होने से ना डिस्टेंस जो होती है ना हाइड्रोजन से, वो डिक्रीज हो जाती है। कौन सा हाइड्रोजन? जो एक्सियल हाइड्रोजन है। एक्सियल हाइड्रोजन से डिस्टेंस अगर कम होगी ग्रुप की तो रिपल्शन बढ़ेगा, और वो डिस्टेंस कम क्यों हुई? ब्रांचिंग होने से। नॉर्मल चेन में ब्रांचिंग नहीं थी, जब ब्रांचेस आई तो क्या हुआ उससे कि डिस्टेंस हाइड्रोजन से उसका डिक्रीज हो गया, उससे रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन से K4 K3 से ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए एक बार हम बोर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। बोर्ड फॉर्म ऐसा होता है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। इधर से देखिए बोर्ड फॉर्म को, इधर से देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि चेयर फॉर्म मैंने बनाया था, फिर मैंने बोला था कि वो स्टैगर्ड फॉर्म है, राइट? वैसे ही बोर्ड फॉर्म को देखो ध्यान से। आपको थर्ड वाला कार्बन और फिफ्थ वाला कार्बन दिख रहा है, आपको थर्ड वाला कार्बन ये दिख रहा है, आपको फिफ्थ वाला कार्बन दिख रहा है। जिधर से आप देख रहे हैं थर्ड के पीछे 2 वाला कार्बन है, 2 बना दिया। फिफ्थ के पीछे 6 वाला कार्बन है, बना दिया। ठीक। अच्छा, जो केमिस्ट्री का क्लास है ना वो 11 to 1 होगा, 1 to 1:30 जो हाफ एन आवर है ना
शिवम सर लेंगे फिजिक्स का, ठीक है। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था, हम देख रहे हैं जो थर्ड और फिफ्थ कार्बन आपको दिख रहा है, हाँ 1 to 130। अब देखो थर्ड वाला कार्बन आपको दिख रहा है, फिफ्थ वाला कार्बन आपको दिख रहा है। थर्ड वाले कार्बन के पीछे 2 है, फिफ्थ वाले के पीछे 6 वाला कार्बन है। और थर्ड और फिफ्थ वाला कार्बन फोर्थ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। थर्ड और फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला कार्बन फोर्थ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये फोर्थ वाला कार्बन से कनेक्ट कर दिया। मुझे एक बार बताओ, थर्ड वाले कार्बन पे अगर आपको एक बॉन्ड ऐसे दिख गया तो बाकी दो बॉन्ड कैसे दिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बाकी दो बॉन्ड ऐसे ही दिखेंगे सर। सोहर्स प्रोजेक्शन में तीनों बॉन्ड 120 डिग्री पे तो होते हैं, बाकी दो बॉन्ड ऐसे ही होंगे बाय डिफॉल्ट। और फिफ्थ वाले पे भी बाकी दो बॉन्ड ऐसे ही होंगे, बना दिए। अब ये तो आगे वाला 3 और 5 का बोला मैंने, पीछे वाला 2 और 6 भी तो 1 से जुड़ा हुआ है ना। पीछे वाला 2 और 6 के बीच में भी तो 1 वाला कार्बन कॉमन है, तो पीछे वाले 2 और 6 को भी 1 से कनेक्ट कर दो, ये 1 से कनेक्ट कर दिया। पीछे वाले 2 पे भी अगर एक बॉन्ड ऐसा है तो बाकी दो बॉन्ड ऐसे ही होंगे जैसे इस लाइन में बनाए थे। तो यार ये तो एक्चुअली में जो है इक्लिप्स फॉर्म आ गया, और इक्लिप्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए बॉट फॉर्म जो है चेयर फॉर्म से कम स्टेबल है। क्योंकि बोर्ड जो है वो इक्लिप्स फॉर्म में होता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, हम चेयर फॉर्म की बात ज्यादा करेंगे। चेयर फॉर्म एक स्टैगर्ड फॉर्म है, और स्टैगर्ड फॉर्म में क्या, मैं गॉस इफेक्ट आपको बता चुका हूं। स्टैगर्ड फॉर्म में लोन पेयर का रिपल्शन हम कंसिडर नहीं करते हैं, या लोन पेयर जो है वो 60 डिग्री एंगल पे या डायहेड्रल एंगल पे रहना चाहता है बल्कि ग्रुप से। तो आप ये मान के चल, ये क्लियर है ना, गॉस इफेक्ट बता चुका हूं। तो लोन पेयर जो है ना, जब उसका रिपल्शन आप कंसिडर कर ही नहीं रहे स्टैगर्ड फॉर्म में, तो आप ये चाहेंगे कि लोन पेयर एक्सियल पे रहे। आप ये चाहेंगे ना कि लोन पेयर एक्सियल पे रहे, क्योंकि अगर एक्सियल पे हाइड्रोजन होगा तो रिपल्शन देगा, और अगर एक्सियल पे लोन पेयर है तो कुछ नहीं करेगा। बढ़िया है, समझ रहे बात आप? स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, जहाँ पे लोन पेयर बनाया वहां पे नाइट्रोजन है। वन टू थ्री फोर, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, बताइए। देखिए सबसे पहली बात, मिथाइल को देखेंगे, बल्कि ग्रुप है। मिथाइल कहाँ पे रहना पसंद करेगा? इक्विटोरियल पे। इक्विटोरियल पे कहाँ कहाँ दिख रहा है? पहले और तीसरे में। तो 1 और 3 जो है किसी भी हाल में 2 और 4 से ज्यादा स्टेबल होगा। अब 1 एंड 3 में कौन आगे आएगा? 1 वाला। क्यों? मिथाइल का काम हो गया, अब क्या देखेंगे? लोन पेयर को देखेंगे ना बेटा, लोन पेयर को देखेंगे। आपको पता है कि लोन पेयर एक्सेल पे रहना पसंद करेगा, तो लोन पेयर एक्सेल पे रहना पसंद करेगा मतलब 1 > 3 हो गया। लोन पेयर का रिपल्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो फिर लोन पेयर को एक्सेल पे रखना है यार, क्या दिक्कत है? 2 और 4 में, 2 और 4 में कौन ज्यादा स्टेबल है?
2 है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर एक्सियल पे रहना पसंद करेगा। बहुत बढ़िया, सिंपल सीधी बात, राइट। लिख लो इसको, स्टेटमेंट को कहीं पे, लोन पेयर प्रेफर करता है एक्सियल पे रहना, राइट। लिख लो उसको, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एक स्टैगर्ड फॉर्म है और स्टैगर्ड फॉर्म में लोन पेयर का रिपल्शन कंसिडर नहीं कर रहे हम, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जो मैं भी आपको देने वाला हूँ। टफ वाला क्वेश्चन तो लगभग हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। बताइए 1 2 3 में ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। इंक्रीजिंग होगा, सही बात है बेटा। यहाँ पे दोनों इक्विटोरियल हैं, यहाँ पे एक एक्सियल एक इक्विटोरियल है, पहले वाले में दोनों एक्सियल है। कौन सा बढ़िया है? लास्ट वाला सबसे अच्छा है सर। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ये है CME3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CME3 या CH3, फिर यहाँ पे CME3, यहाँ पे CH3, इधर आया CME3 और यहाँ पे है CH3। सॉल्व कीजिए, बताइए 1 2 3 4 ऑर्डर बताइए, क्या क्या लगाना है। फोर टू थ्री वन आएगा, सही बात है। फोर्थ वाले का आंसर बताओ, फोर्थ वाले का बताओ। 2 3 4 1 आएगा, ये भी सही बात है। बहुत आसान है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, हो गया सबका। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखो, अब जो है चेयर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन चेयर फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा। साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये मतलब ये कौन सा फॉर्म है? एस फॉर्म है सर। एक एमी बाहर है और एक एमी अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म। आपको पता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा ध्यान से। ये सिर्फ एक ही बार बताने वाला हूँ मैं, 10 बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। 10 बार बताने के लिए टाइम बहुत लगेगा इसमें। हर एक कार्बन पे एक एक्सियल बॉन्ड है, सॉरी एक एक्सियल नहीं बोलो अभी, एक बॉन्ड अबव दी प्लेन है, एक बॉन्ड बिलो दी प्लेन है। इतना क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब देखो चेयर फॉर्म भी बना लेते हैं साथ में। है ना, ये एक्सियल इक्वेटोरियल दे देते हैं। ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल, यहाँ पे ये एक्सियल, ये 3 एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, कुछ ऐसा हो गया। नंबरिंग दे सकते हैं आप चाहे तो। इसको नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, नंबर 6। तो इधर भी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे वो बताओ, पहले वाले कार्बन पे जो बॉन्ड ऊपर है वो अपर अपर लोअर लिख रहा हूं मैं। अपर लोअर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अपर लोअर से ही मुझे सिस ट्रांस समझ में आता है, एक्सियल इक्वेटोरियल से नहीं समझ में आएगा। अपर लोअर से समझ में आएगा ना, कि दो बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ऊपर है तो सिस हो गया, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे तो ट्रांस हो गया। ऐसे ही तो सोचते हैं। पहले पे अपर लोअर, ये लोअर हो गया।
है ना, लिख लेते हैं। सेकंड वाले पे अपर ये होगा, लोअर ये होगा। अपर लोअर समझ में आ रहा है ना यार, कि पहले और चौथे कार्बन को पकड़ के रिंग को एकदम स्ट्रेच कर दो, जो बॉन्ड ऊपर है वो अपर है, जो बॉन्ड नीचे है वो लोअर है। ये बता चुका हूं ना मैं। अपर लोअर हो गया, यहाँ पे अपर हो गया, लोअर हो गया, यहाँ पे अपर हो गया, लोअर हो गया। समझ में आ गई बात? उधर क्लियर हो गया अपर लोअर वाला कॉन्सेप्ट? चेयर फॉर्म में अपर लोअर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ, अब पहले कार्बन पे मुझे बताओ। पहले कार्बन पे अब मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ, लेफ्ट में इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जो अपर है वो एक्सियल है पहले पे, तो इसको एक्सियल लिखो। जो लोअर है वो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल लिख दिया। इतना क्लियर है? पहले पे कोई दिक्कत नहीं है? फर्स्ट वाले कार्बन पे कोई दिक्कत नहीं किसी को। सेकंड पे बताओ। सेकंड पे जो लोअर वाला बॉन्ड है वो एक्सियल है और इक्वेटोरियल अपर वाला है, ठीक है। थर्ड पे देखो, थर्ड पे जो बॉन्ड अपर है वो एक्सियल है, बाकी इक्वेटोरियल है। फोर्थ पे देखो, जो बॉन्ड लोअर है वो एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। समझ रहे बात आप? तो बेटा आपको ये पता चला कि जो नॉर्मली अगर आपको मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जितने भी वेज वाले हैं ना, जो भी बॉन्ड बाहर आ रहे हैं, पहला अल्टरनेट है, अल्टरनेट एक्सियल इक्वेटोरियल होंगे। एक्सियल है फिर इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल फिर इक्वेटोरियल। मतलब आप भूल जाओ कि बिलो द प्लेन कोई बॉन्ड है, तो अबव द प्लेन जितने भी बॉन्ड है उसमें क्या है, एक एक्सियल है फिर इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, अल्टरनेट चल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको बोलूं कि सिस बनाइए और ट्रांस बनाइए, कोई आपको बोल दे कि पहले और दूसरे कार्बन पे सिस बनाइए, तो पहले और दूसरे कार्बन पे सिस बनाना मतलब दोनों बॉन्ड या तो ऊपर या दोनों बॉन्ड नीचे। दोनों बॉन्ड ऊपर तो या तो एक्सियल इक्वेटोरियल बोलो सर, या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल बोलो। आ रही बात समझ में? अरे यार जल्दी सोचो और बोलो। नहीं आ रहा? ये तो बाउंसर हो गया तुम लोगों को। चलो छोड़ो, ये समझ में आया जो इसके अलावा ऊपर लिखा हुआ है? अपर लोअर एक्सियल इक्वेटोरियल जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था तब चिल्ला चिल्ला के बोला था, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक्सपेक्ट भी मत करना। अब ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना बेटा, ये स्ट्रक्चर, इस पे आपने पहले और दूसरे कार्बन पे आपको सिस बनाना है। तो सिस बनाना मतलब या तो दोनों बॉन्ड बाहर होने चाहिए, दोनों बॉन्ड अंदर होने चाहिए। अगर ये बॉन्ड बाहर है, ये सिस है ना यार, जो बनाया मैंने सिस बनाया ना, तो एक एक्सियल है तो एक इक्वेटोरियल है, तब जाके सिस बन रहा है पहले और दूसरे पे। पहले और चौथे पे सिस कैसे बनेगा सर? पहले और चौथे पे भी सिस बनेगा जब एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल रहेगा। और फर्स्ट और सिक्स पे कैसे बनेगा सर? फर्स्ट और सिक्स पे भी सिस तभी बनेगा जब एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल रहेगा, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ये मेरे कहने का मतलब मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में तुमको समझ में आ जाएगा। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से देखना उसको। कि फर्स्ट और टू पे बनाइए, चाहे वन और फोर पे बनाइए, चाहे वन और सिक्स पे बनाइए, अगर सिक्स बनाना है तो या तो एक्सियल इक्वेटोरियल लिखना पड़ेगा या इक्वेटोरियल एक्सियल लिखना पड़ेगा। और ट्रांस बनाना है तो या तो दोनों एक्सियल होने चाहिए या फिर दोनों इक्वेटोरियल होने चाहिए। बट वही अगर आप वन और थ्री की बात कर रहे हैं और वन और फाइव की बात कर रहे हैं, तो वन और थ्री पे सिक्स मतलब दोनों एक्सियल एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और ट्रांस बनाना है तो एक्सियल इक्वेटोरियल, ऐसा होगा। ये पूरा जीआई है बस, जीआई इन साइक्लो एल्केन, बस इससे बाहर कुछ नहीं है, इतना ही है जो है। ये समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ ही जाना चाहिए। और क्या? अब अपर लोअर के टर्म्स में क्यों सोच रहे हो तुम लोग यार? जब अपर लोअर को मैंने एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट करके एक्सियल इक्वेटोरियल के टर्म्स में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपर लोअर जो है, देखो अगर वेज डेस्क रिप्रेजेंटेशन बना ही दिया तो अपर लोअर तो पता चल ही जाएगा ना। बट चेयर फॉर्म को देख के अपर लोअर का पता, चेयर फॉर्म को देखते ही सबसे पहले माइंड में एक्सियल इक्वेटोरियल आता है हमारे, और एक्सियल इक्वेटोरियल के टर्म्स में हम सोचते हैं। इसलिए मैंने सिस ट्रांस को एक्सियल इक्वेटोरियल के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर दिया कि कब एक्सियल इक्वेटोरियल सिस बनाएगा, कब ट्रांस बनाएगा। बेटा कामत में वही बोल रहा हूँ, वेज डेस्क के टर्म्स में क्यों सोच रहे हो तुम लोग यार, जब मैंने एक्सियल इक्वेटोरियल बोल दिया तो। अब बाय डिफॉल्ट इतना क्लियर है कि पहले दूसरे पे जब सर ने सिस बनाया, मतलब एक वेज होगा एक डैश होगा, सिंपल। सॉरी, दोनों वेज होंगे दोनों डैश होंगे सिस में। ट्रांस में एक वेज होगा एक डैश होगा।
नहीं बेटा, वेद जो तू बोल रहा है ये हमेशा यूजफुल है। कभी भी तेरे को चेयर फॉर्म देके या असिस्टेंस पूछा जाए, यही तरीके से देखना है। कौस्तुभ, तू पूछ रहा है कि दोनों बॉन्ड अगर अबव द प्लेन है तो सिस कैसे होगा? तो बेटा दोनों बॉन्ड अबव द प्लेन में किस में बोल रहा हूँ? मैं इस रिंग में बोल रहा हूँ जो मैंने इधर बनाया है, इसमें, इस वाली रिंग में, ये जो बन रहा है ना एकदम हेक्सागन जैसा, उसकी बात कर रहा हूँ। जब इसमें दोनों बॉन्ड ऊपर होंगे तो सिस नहीं होगा क्या? यही तो बनाया सबसे पहले ऊपर मैंने, इसीलिए तो ये बकवास बात की मैंने ऊपर। इसीलिए तो ऊपर सबसे पहले बनाया। सिस और ट्रांस क्या होता है पहले वो समझो तुम लोग। ठीक है। अपर लोअर के टर्म में फालतू नहीं सोचना है, मैंने बना दिया सिंपल। सिस कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा, एक्सियल इक्वेटोरियल के टर्म में। ठीक है। और ये जो रिंग है, मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम रिंग को प्लेनर मानते हैं। आप इस रिंग के तरीके से सोचेंगे, इधर से सोचेंगे, लेफ्ट में जो मैंने बनाया उससे सोचेंगे। यार अगर चेयर फॉर्म से ही सोचना होता तो चेयर फॉर्म में ही अगर डायरेक्टली दिख जाता तो फिर बात ही क्या होती ना। चेयर फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने उसको नॉर्मली कन्वर्ट करके देखा कि सिस ट्रांस कब बनता है। नॉर्मली कन्वर्ट किया उसको प्लेनर रिंग में, फिर देखा। तो प्लेनर रिंग में कन्वर्ट करने के बाद तो दुनिया में कोई भी बता देगा कि दोनों बॉन्ड ऊपर है तो सिस होगा, एक ऊपर एक नीचे तो ट्रांस होगा। बट चेयर फॉर्म के क्वेश्चन में तो चेयर फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा ना, तो उसको देख के कैसे कमेंट करे सर सिस है या ट्रांस है। ये हेल्प करेगा जो मैंने अभी लिखा। आगे बात समझ में? ठीक है। हम्म। कामत समझ में आया? और ये क्या नाम है, कौस्तुभ, जल्दी लिखो, आगे जाना है फिर मेरे को। रुक जा बेटा, रुक जा, तेरे को टाइम लगेगा। दे दे, समझ में आएगा तेरे को, रुक जा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जा रहा हूँ। क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर आपको बनाना है। उसने कंपाउंड बोल दिया ये है, यहाँ पे CMe3 है और यहाँ पे CH3 है। पहले बात तो ये कंपाउंड जो उसने बनाया है ये क्या है, ये ट्रांस है ना यार, 1,4 वाला ट्रांस है। अब मुझे बताओ 1,4 पे ट्रांस कब बनता है? सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था 1,4 पे ट्रांस या तो एक्सियल इक्वेटोरियल से बनता है या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल से बनता है। तो मैं बनाऊंगा, ये मैंने चेयर फॉर्म बनाई। एक पे, एक को तो मुझे एक्सियल पे रखना है, एक को इक्वेटोरियल पे रखना है, ये ठीक है। अब बताइए, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक CMe3 एक CH3 है। अरे किसको एक्सियल पे रखूं, किसको इक्वेटोरियल पे रखूं? ऑब्वियस सी बात है, जो बल्कि है उसको इक्वेटोरियल पे रखो ना सर, रिपल्शन कम लगेगा। और जो कम बल्कि है उसको एक्सियल पे रख दो। ये बना दिया आपने मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, बन गया। सॉरी, ये जो मैंने बनाया है 1,4 पे, ये मैंने सिस का बनाया है। 1,4 पे सिस होता है ऐसा। जो ट्रांस होता है वो होता है या तो दोनों एक्सियल होंगे या दोनों इक्वेटोरियल होंगे। तो ट्रांस का भी बना लेते हैं। दोनों इक्वेटोरियल रहना पसंद करेंगे या दोनों एक्सियल रहना पसंद करेंगे, बताइए? ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों इक्वेटोरियल ही रखिए, है ना। तो ये इक्वेटोरियल यहाँ पे CH3 और ये CMe3 यहाँ पे इक्वेटोरियल, ये ट्रांस का हो गया। मोस्ट देखो, क्योंकि मैंने सिसो ट्रांस जब भी वो चार्ट बनाया तो उसमें मैंने दो लिखे, या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। एक जगह लिखा एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है वो आपको देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी के हिसाब से। हाँ ये आंसर है, ट्रांस पूछा है तो। क्वेश्चन में अगर सिस पूछा होता तो, इसका सिस देके पूछा होता तो ये आंसर होता यार। ठीक है। बेटा सिस तब आंसर होगा जब क्वेश्चन ये दिया जाता तुम्हें, CMe3
और यहाँ पे भी CH3, ये सिस है, इस सिस फॉर्म का सबसे स्टेबल बनाओ तब ये आंसर होता। जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला आंसर किसका होगा, जिसके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही। ठीक है, पहले तो उस चार्ट को अच्छे से याद रखो, तब जाके ये समझ में आएगा तुमको, नहीं तो कुछ नहीं आएगा समझ में। दूसरा अभी देखो, धीरे धीरे आगे आगे जाएगा लेवल थोड़ा। पहली बात ये, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इसमें कैसे दिया गया था, वो साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग बनाई थी उसने, CMe3 ऊपर CH3 नीचे, और बोला कि इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाओ। तो इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मर मुझे तो चेयर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। बस चेयर फॉर्म में बनाते टाइम मैंने एक चीज नहीं देखी यार, कि सर जो क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया गया उसमें CMe3 अबव द प्लेन है, तो जो मैं चेयर फॉर्म बना रहा हूं उसके अंदर CMe3 भी अबव द प्लेन ही होना चाहिए। CH3 बिलो द प्लेन है तो चेयर फॉर्म में भी CH3 बिलो द प्लेन ही होना चाहिए। पहले यही सोच के बनाएंगे। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसके क्वेश्चन में से चाहे ट्रांस हो, उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, या फिर एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। जो भी पॉसिबिलिटी है उसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर एक अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, वो सेलेक्ट करके बना देंगे। फिर अगर जरूरत पड़ी फ्लिपिंग करवाने की तो फ्लिपिंग करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। ध्यान से सुनना, जो भी मैंने बोला समझ में तो तुम लोग को आया नहीं होगा, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें है CMe3 और ये यहाँ पे CH3। इतना क्लियर है कि ये सिस है, ये 1-2 पे सिस बन रहा है। तो 1-2 पे सिस कैसे बनता है सर, 1-2 पे सिस बनता है या तो एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। अब मुझे वो बताइए, ये बनाया मैंने चेयर फॉर्म, अब चेयर फॉर्म में इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो पहले वाले पे, इधर भी इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, पहले वाले पे CMe3 अबव द प्लेन है, सेकंड वाले पे भी CH3 अबव द प्लेन है। मुझे वो बताइए, एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल में से कौन सा है जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा पहले वाले को अबव द प्लेन, दूसरे वाले को भी अबव द प्लेन, बताइए। एक्सियल इक्वेटोरियल, बिल्कुल सही बात है कि सर इसको तो एक्सियल बना दो CMe3 को, और इसको इक्वेटोरियल बना दो CH3 को। अब मुझे बताओ, क्या ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर है इसका, जहां पे CMe3 एक्सियल पे है और CH3 इक्वेटोरियल? नहीं सर, ये फ्लिप करेगा सर, ये फ्लिप करेगा, बिल्कुल सही बात है, ये फ्लिप करेगा। और फ्लिपिंग करवाने के बाद जो दूसरा बनेगा वो बना दो यार, क्या दिक्कत है, फ्लिपिंग करवा दो। तो फ्लिपिंग में ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। फर्स्ट पे ये आ गया CMe3 इक्वेटोरियल पे, और ये आ गया CH3 एक्सियल पे। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता और बोला जाता मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाइए, तो मैं ये बनाता। बट डायरेक्टली इस पे ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपने एक्सियल इक्वेटोरियल सोच के बना दिया ना, तो हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल दूसरा बन जाए, हो सकता है वो मॉलिक्यूल दूसरा बन जाए। इसलिए मैंने आपको सीधा बोला, पहले आप देखिए सिस है ट्रांस है, पहले वो स्ट्रक्चर बनाइए जिसके अंदर अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। फिर देखिए कि फ्लिपिंग होगा कि नहीं, फ्लिपिंग हो रहा है तो ठीक है, नहीं होता होता, अगर फ्लिपिंग नहीं हो रहा था तो यही वाला स्टेबल हो जाता। फिर समझ रहे, इसी तरीके से सोचेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलती हो सकती है। ये गलती क्यों होगी, जब आप ऑप्टिकल आइसोलेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये गलती क्यों हो सकती थी। ठीक है, हाँ। हाँ बेटा, जो बॉन्ड अबव द प्लेन है वो तो अबव द प्लेन ही रहेगा ना यार, फ्लिपिंग से फर्क पड़ता है क्या उसको। एक बार बता, मैंने पहले वाला स्ट्रक्चर क्या सोच के बनाया, जो बॉन्ड अबव द प्लेन है वो अबव द रहेगा। दूसरे में फ्लिप करवा दिया, अरे तो फ्लिप कराने से अबव द प्लेन ही तो रहेगा यार, चेंज थोड़ी हो जाएगा।
सिर्फ एक्सियल इक्वेटोरियल तो चेंज होता है। ये लाइन कितनी बार बोलनी पड़ेगी मुझे? आज क्लास स्टार्ट होते ही ये बकवास की मैंने 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है आपको। मेहनत कर नहीं रहे हो तुम लोग, एग्जाम में नहीं आ रहा नहीं, इसलिए तुम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया मुझे लग रहा है, इसलिए फालतू क्वेश्चन माइंड में आते हैं। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, किसी का ट्रांस बना दो। दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे आप लोग, ये आप लोगों का काम है। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। थर्ड क्वेश्चन, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन समझाता हूं, बाकी दो आप करोगे। मुझे बताइए 1,2 पे सिस बनाना है तो क्या करेंगे? क्योंकि दोनों मिथाइली ग्रुप है। सर 1,2 पे सिस बनाते हैं तो एक्सियल इक्वेटोरियल लिखते हैं, तो एक्सियल इक्वेटोरियल वाला बना देंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, सोच लो। 1,2 पे ट्रांस बनाना है तो क्या करेंगे बताइए? सर 1,2 पे ट्रांस बनाना है तो या तो दोनों एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल, बट मैं प्रेफर किसको करूंगा? दोनों इक्वेटोरियल वाले को, क्योंकि अगर आपने दोनों एक्सियल वाला बना भी दिया तो वो फ्लिप करके दोनों इक्वेटोरियल में चला जाएगा। तो आपको कौन सा लेना है? दोनों इक्वेटोरियल वाला लेना है, बाय डिफॉल्ट मोस्ट स्टेबल लेना है। तो दोनों इक्वेटोरियल वाला लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ। अरे सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस वाला, क्योंकि उस पर दोनों इक्वेटोरियल पे है। ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उस पर दोनों इक्वेटोरियल पे। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा उसी तरीके से करेंगे। तीसरे पे आते हैं। तीसरा बताइए, ट्रांस 1,2 पे ट्रांस कैसे आएगा? या तो दोनों इक्वेटोरियल या दोनों एक्सियल। और 1,3 पे सिस कैसे आएगा? अरे फंस गया। 1,3 पे सिस भी या तो दोनों एक्सियल या तो दोनों इक्वेटोरियल या दोनों एक्सियल। अरे ये तो सेम आ रहा है सर। बेटा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल को देख के तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पे तो कोई रिपल्शन होता भी नहीं है, और ग्रुप भी दोनों सेम है, मिथाइल मिथाइल। हाँ 1,3 पे अगर दोनों एक्सियल है तो रिपल्शन लगता है, बट 1,2 पे अगर एक्सियल है तो रिपल्शन नहीं लगता। 1,3 पे एक्सियल, 1,3 पे अगर दो एक्सियल है तो डाई एक्सियल रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन की वजह से ये सिस वाला पीछे चले जाएगा, इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा ट्रांस वाले से। आप खुद बताइए यार, आपने चेयर फॉर्म में देखा, आपको 1,3 पे मिथाइल लगाना था, एक्सियल एक्सियल पे लगा दिए दोनों मिथाइल, तो रिपल्शन लगेगा ना यार बहुत ज्यादा। एटलीस्ट ट्रांस वाले में तो एक ही है ना, ट्रांस वाले में तो एक ही मिथाइल एक्सियल पे रहेगा ना, बाकी बाकी तो हाइड्रोजन रहेंगे एक्सियल पे। बट सिस वाले में तो दो मिथाइल एक्सियल पे आएंगे, रिपल्शन लगेगा अल्टीमेट। आया आया क्या समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। देखो सुनते रहेंगे, बस जो बोल रहा हूं सुनते रहेंगे। क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल। ध्यान से सुनना, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल के लिए चेयर फॉर्म नहीं बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ये मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। क्यों होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ये है आपका बोट, पहले समझो, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन समझो। दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन होते हैं। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में भाई साहब लगता है रिपल्शन, पास पास में है। इस रिपल्शन को बोला जाता है फ्लैग पोल रिपल्शन। इसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन बोला जाता है इसको। बोट फॉर्म में फ्लैग पोल रिपल्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन 1 and 4। बट यही अगर रिपल्शन अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा वो तो। यही होता है साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल में। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल में दो OH ग्रुप लगे हुए हैं सर, ठीक है। तो ये OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा दोनों में, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये फ्लैग पोल अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया।
इसलिए ये फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। आंसर ये हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑन में नेट डाइपोल मोमेंट दिया गया है 1.2 डिवाई और चेयर फॉर्म का मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.8 0.8 डिवाई दिया, सॉरी 0.8 मोल फ्रैक्शन है, डिवाई थोड़ी होगा उसका, 0.8 सिर्फ। आपको निकालना है डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्विस्ट बोट। ठीक है, किस किस के बारे में बात की है क्वेश्चन में? चेयर फॉर्म और ट्विस्ट बोट के बारे में, उसी का डेटा दिया हुआ है। तो इतना समझेंगे कि डाइपोल जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो चेयर फॉर्म का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका डाइपोल मोमेंट प्लस ट्विस्ट बोट का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका डाइपोल मोमेंट, ऐसा सोचेंगे क्योंकि बाकी किसी का डेटा दिया गया नहीं है। तो ट्विस्ट बोट, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो नेट डाइपोल मोमेंट 1.2 दिया गया बेटा, ये 0. अच्छा सॉरी, अब मुझे बताओ, मुझे वो बताओ आप लोग, मोल फ्रैक्शन चेयर फॉर्म का दिया गया है, चेयर फॉर्म का डाइपोल मोमेंट बताइए क्या होगा? म्यू सी बताइए। 0 होगा, बहुत बढ़िया यार, यही तो एक्चुअली सुनना चाहता था मैं। देखो मैं बना रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइगोन ऐसे बनेगा, एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नेट क्या बन गया यार? म्यू नेट सिर्फ बना ट्विस्ट बोर्ड की वजह से, और ये ट्विस्ट बोर्ड की वजह से ये 1.2 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू म्यू टी बन जाएगा, और म्यू टी कितना आ गया? 6 डिवाई, आंसर आ गया इसका। खत्म, ये खत्म हो गया, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना बोलिए, तो चलिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क दो, स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाने के लिए मेहनत करोगे, कर लोगे? करना क्या है पहले, अगर सी से ट्रांसफर तो पहले बना लो पॉसिबिलिटी देख के, अबव द प्लेन को अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन को बिलो द प्लेन रख के, और फिर फ्लिपिंग करवा दो अगर जरूरत है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करवाने की जरूरत नहीं है फ्लिप, वो होगा ही होगा। अगर एक्सेल पे कोई बल्कि ग्रुप हो रहा होगा तो वो फ्लिप करेगा ही करेगा। हाँ, टेस्ट के बाद सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं देख रहा हूँ कि जो भी होमवर्क दिया जाता है वो 2-3 स्टूडेंट ही सबमिट करते हैं, तो कोई सबमिट कर भी नहीं रहा है। हलवा सबको चाहिए, मेहनत किसी को करना नहीं है। सब पता चलेगा बेटा, 12th में आ रहे हो ना तुम लोग, 10-15 दिन में तुमको रियलाइज हो जाएगा। सबका स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाने हैं, ये NMe2, ये CS3, CS3, CMe3, CS3। ठीक है, तीनों का स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाना है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, ये भी सुन लीजिएगा ध्यान से। इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये 1, ये 2, ये 3 बताना है। 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 और 3 में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन है। चाहे तो अभी बता सकते हैं सेकंड वाला, तो ये होमवर्क रखना है तो होमवर्क रख सकते हैं। स्टेबिलिटी नहीं बताना है बेटा, स्टेबिलिटी नहीं बताना है, बोल तो रहा हूँ, रिलेशन बताना है क्या है।
कॉन्फर्मेशन है, अगर कॉन्फर्मेशन नहीं है तो कौन से आइसोमर है, कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं है, कहीं फंक्शनल आइसोमर तो नहीं है, क्या नहीं है, जो भी पढ़ा आइसोमरिज्म में उसमें से कमेंट करना है कि क्या रिलेशन है दोनों में। यार देखो ऐसा जो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट बनाया ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने क्या बोला तुमको, जैसे मान लो मैं कोई एक बता रहा हूँ, चुपचाप ध्यान से सुनो उसको, पहले जो मैं बोल रहा हूँ ना, बकवास बात नहीं करनी होती बाद में फिर। पहले वाले में जैसे मैंने देखा कि ये क्या बन रहा है, ये 1 और 3 का क्या बन रहा है बेटा, ये 1 और 3 का सी से ट्रांस है, इतना तो बताओ मुझे। ये 1 और 3 का ट्रांस है, तो 1 और 3 का ट्रांस कैसे बनता है बताइए, कोई कमेंट करेगा 1 और 3 का ट्रांस कैसे बनता है। या तो एक्सियल इक्वेटोरियल लिखो या इक्वेटोरियल एक्सियल। अब किसी को लग रहा होगा सर फालतू बात कर रहे हो, दोनों सेम ही है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। दोनों में से किसको बनाऊं मैं पहले, कि पहले वाले पे CME3 अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन नहीं रहना चाहिए। चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, बना देता हूँ, ये चेयर फॉर्म बनाया मैंने, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब बताओ 1 पे CME3 है, तो CME3 को कहां पे बनाऊं मैं, एक्सियल पे या एक्सियल पे बनाऊं कि इक्वेटोरियल पे बनाऊं। एक्सियल पे बनाना पड़ेगा ना यार, ये बना दिया CME3 को, क्योंकि वही अबव द प्लेन है। जब एक्सियल पे एक बन गया तो दूसरा इक्वेटोरियल पे बन ही जाएगा। ये हो गया सर CS3, ये बन गया। आपने इसको फॉलो करके बनाया, ठीक है, इसको फॉलो कर। अब बताओ फ्लिपिंग जरूरी है कि नहीं है फ्लिपिंग होगा सर, क्योंकि CME3 एक्सियल पे फ्लिप करवा दो, तो एक्चुअल आंसर EA वाला आएगा, EA वाला आंसर, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा ना, तो EA वाला आंसर आएगा बस, कि 1 पे इक्वेटोरियल दूसरे पे एक्सियल। तो ये फ्लिप करने के बाद फाइनल आंसर ये होगा आपका, समझ में आ रही बात। तो पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाइए, जिसमें ये सब चेंज मत कीजिए, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे वो नीचे, फिर फ्लिप करवाइए। किसी ने बोला सर 1 पे हम मिथाइल पुट कर सकते हैं, बेटा कैसे भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। 1 पे मिथाइल पुट कर दे कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे मिथाइल पुट कर दे कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग कैसे भी करो यार, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये कोई स्टैंडर्ड रूल है क्या कि CME3 को नंबर 1 में, IUPAC थोड़ी पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया ना, कैसे भी नंबरिंग करो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करो, अभी करो, देखते हैं कितनी समझ है तुम लोगों में। तो 1 और 2 में क्या रिलेशन है, कौन बताएगा, नाम बोल रहा हूं मैं। अग्रिम हो गया, अक्षत हो गया, अर्चित, गौरांग, जानवी, कामत, काव्या, पलक, प्रेरक। हाँ, जिनका नाम लिया ना सब आंसर बताएंगे, जिसने नहीं बताया क्लास से निकाल रहा हूँ फिर मैं उसको भी, और रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा फिर। क्लास से निकाला मतलब रिकॉर्डिंग मिलना ही नहीं है, ये तो निकालने का फायदा क्या फिर। और आज ही बताना है ना, जिसका भी नाम लिया उसको आंसर आज ही बताना है ना, ज्यादा वेट नहीं करना। मैंने ये कहा कि जो सेकंड क्वेश्चन बनाए मैंने, 3 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड 1 2 3 स्ट्रक्चर के नीचे मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है, क्या वो कॉन्फर्मेशन है, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्या वो कोई दूसरे आइसोमर है, क्या वो दोनों सेम ही तो नहीं है। ऐसा ही 1 और 3 में भी रिलेशन बताना है आपको।
अब मेरी बात सुनो, मजा आएगा, है ना। 1 और 2, 1 और 2 पे देखो पहले, 1 और 2 यार, इसको इसको 1 और 2 पे देखो कैसा ओरिएंटेशन बना हुआ है। एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल बना हुआ है, और सेकंड पे भी एक एक्सियल और इक्वेटोरियल बना हुआ है, और दोनों है भी सेम यार, मिथाइल मिथाइल। अरे सर, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल इक्वेटोरियल, दोनों ग्रुप भी सेम है, मिथाइल मिथाइल, मतलब ये 1 और 2 आइडेंटिकल है। 1 और 2 तो आइडेंटिकल है बेटा। और 1 और 3 की बात करें, हाँ, अब थर्ड वाले में क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, मतलब एक बॉन्ड तो सेम रखा उन्होंने और एक को चेंज कर दिया, और एक्सियल से इक्वेटोरियल कर दिया, मतलब अरे यार ये लास्ट वाला मैंने ए क्यों लिख दिया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लिखना पड़ेगा ना। तो सेकंड और थर्ड में देखो, एक इक्वेटोरियल पे रह गया, एक्सियल को इक्वेटोरियल कर दिया। अरे जब एक्सियल को इक्वेटोरियल करते हैं मतलब अबोव द प्लेन को बिलो द प्लेन कर दिया उन्होंने। तो एक बॉन्ड तो जो ऊपर था वो ऊपर ही है, एक दूसरा बॉन्ड ऊपर था उसको नीचे कर दिया, मतलब ये तो ज्योमेट्रिक आइसोमर बन गया ना यार। ये तो साफ ही पता चल रहा है ना। 1,4 पे ए क्या होता है, 1,4 पे ए आपको क्या देगा, सिस देगा ट्रांस देगा, जल्दी बोलो। सिस देने वाला है, और 1,4 पे ई क्या देगा, ट्रांस देगा। तो ये सिसो ट्रांस है यार, ये दोनों, ये तो ज्योमेट्रिक आइसोमर एक दूसरे के। आपने बोला कि सर 1 और 2 कॉन्फॉर्मर है एक दूसरे के, तो ये बोलना, एक मिनट एक मिनट, अच्छा बोलो कि 1 और 2 कॉन्फॉर्मर है, तो ऐसा बोलना रॉन्ग है। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो 1 और 2 में मैं एक बात बता रहा हूं, आप सोचना। पहली बात तो रिंग रिंग में फ्लिपिंग नहीं दिख रहा, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर रिंग में फ्लिपिंग तो नहीं दिख रहा, बट जहां पे पहले वाले स्ट्रक्चर में जहां पे मिथाइल इक्विटोरियल पे वो एक्सियल पे चला गया, मतलब फ्लिपिंग हो चुका है, तो आप कंफर्मेशन के नजरिए से सोच रहे हो। एक बात ध्यान से सुनना, जो पहले वाला स्ट्रक्चर है उसको रोटेट करना है, दूसरा मिलेगा, पता है किस तरीके से। जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे था, है ना, इसके इस वाले सिरे को नीचे से ऐसे रोटेट करके इधर लेके आना है। तो ये जो बॉन्ड इस तरीके से बेटा नीचे था ना, जब इसको रोटेट करके लेके आओगे तो इधर वो ऊपर चले जाएगा। ऐसे ऐसे रोटेट करो इसको, कि इस वाले स्ट्रक्चर को, इस 1 को 2 बना दो, ऐसे रोटेट करो, आप देखो 1 और 2 एकदम एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। ये एक किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करने से, मतलब उसी के प्लेन में रोटेट करने से थोड़ी चेंज हो जाता है, वो दोनों सेम ही तो रहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा ये कॉन्फर्मेशन भी खत्म हो गया, और आइसोमेरिज्म में कुछ बचा हुआ है लास्ट, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं भी। तो 12 बज गए एग्जैक्टली, 1 घंटे तक पढ़ेंगे बढ़िया। खत्म तो नहीं होने वाला वो वैसे भी, बट अच्छे से पढ़ेंगे उसको जितना पढ़ना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आज, फिर मोस्ट प्रोबेबली 1-2 लेक्चर में ऑप्टिकल खत्म, और फिर पी ब्लॉक खत्म करके फ्री, मजे करो। और 27 मार्च को जो टेस्ट होगा उसके बाद कोई क्लासेस नहीं होगी, उसके बाद है मजे हैं 10-15 दिन तक। 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा शायद, 12 अप्रैल से, हिंट दे रहा हूँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट वो नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, ऑफिशियल नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, है ना, तो कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा है। रिवीजन नहीं होगा बेटा ना, रिवीजन क्लासेस ऐसा कोई न्यूज तो नहीं आया अभी तक, तो शायद नहीं होगा। ठीक है, 12 ऑफलाइन होगा नहीं बेटा, अभी तक तो ऑफलाइन नहीं, जो जो प्लानिंग की है वो स्टार्टिंग तो ऑनलाइन ही करेंगे। नहीं, 27 में फुल टेस्ट फुल सिलेबस नहीं आएगा, इसके बारे में ऑलरेडी कितना बढ़िया तरीके से मैंने बोला था लास्ट क्लास में। मैंने बोला था जो भी चैप्टर आएंगे वो मैं बताऊंगा। कामत, ये क्वेश्चन के लिए आप गलत इंसान से पूछ रही हो, मुझसे मत पूछिए, ठीक है, मेरा काम नहीं है वो। सितंबर तक 12th फिनिश हो जाएगा,
सितंबर एंड तक 12th फिनिश हो जाएगा। बेटा मैं 1 और 3 की बात कर रहा था क्वेश्चन, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, आंखें खोल के देख क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1 और 3 जीआई है। 1 और 3 पे जीआई लिखा ना मैंने। हाँ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तू 1 और 3 को देख लेना यार, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शांति से सुनेंगे, थोड़ा टफ है, इमेजिनेशन की जरूरत है बहुत बढ़िया हाई लेवल पे। हो सकता है इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन आज हम वहां तक नहीं पहुंचे, बट आज जितना भी पढ़ेंगे ना वो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर वो नहीं समझ में आया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा खत्म, और ये खत्म तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म फिर। इसलिए शांति से सुनेंगे। मैं जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैं पहले ही बोल दूंगा, कोई फालतू परेशान नहीं करेगा, जितना जो बता रहा हूँ उसमें डाउट होगा तो पूछेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए सुनिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहली बात तो आइसोमर है, आइसोमेरिज्म है मतलब दो स्ट्रक्चर बनेंगे। तो कोई भी दो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के कब होंगे? जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ये तो बेसिक कंडीशन है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, इवन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी नियरली सेम हो। यार एग्जैक्टली सेम हो जाएगी फिर तो खत्म ही हो जाएगा ना डिफरेंस दोनों में। नियरली सेम मतलब बहुत ही कम, उनकी बहुत ही कम डिफरेंस रहेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो मेन डिफरेंस किस में रहेगा? डिफर इन द नेचर ऑफ रोटेशन, ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिसको पीपीएल बोल सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, मतलब वो किस में डिफर करेगा? रोटेशन में। और किसके रोटेशन में? प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन में। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? देखिए नॉर्मल जो लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट मान लीजिए, कोई सोर्स ऑफ लाइट है ना, इसको इससे जो भी रेडिएशन निकल रहा है उसको पास किया जा रहा है निकोल्स प्रिज्म से। निकोल्स प्रिज्म से मैंने उसको पास किया, है ना। जब निकोल्स प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली लाइट ही उससे पास होती है, क्योंकि इस निकोल्स प्रिज्म में स्लिट होती है। अब ये स्लिट मैंने वर्टिकल बनाई है, इंक्लाइन भी हो सकती है, किसी भी एंगल पे स्लिट हो सकती है। जिस एंगल पे स्लिट है ना उसके पैरेलल रेडिएशन ही पास होगा उससे, बाकी रेडिएशन पास नहीं होगा। तो मान लो कि वर्टिकल स्लिट है तो सिर्फ ये वाली डायरेक्शन में ही लाइट मिलेगी आपको। अगर इसमें कोई स्लिट है ऐसा तो ये वाली डायरेक्शन वाली लाइट मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। तो ये जो लाइट मिली है निकोल्स प्रिज्म से पास करने के बाद, इसको बोलते हैं पीपीएल। ठीक है, इसको बोलेंगे पीपीएल, सिंपल। ठीक है, ग्लास बेटा, ग्लास ग्लास की बात कर रहा हूँ। निकोल्स प्रिज्म जो है किससे बना? ग्लास। पीपीएल हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को एक सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक सॉल्यूशन से पास कराते हैं, एक सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास कराते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास कराते हैं। ये बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास कराते हैं, उसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। तो क्या होता है, ये जो लाइट है जो वर्टिकल लाइन में आपको दिख रहा है, इस सॉल्यूशन से पास होने के बाद वो लाइन जो है वो थोड़ा रोटेट हो जाता है। मतलब मान लो कि इधर रोटेट हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया थीटा एंगल से, या फिर हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए वो लाइट थीटा एंगल से। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया तो हम बोलेंगे थीटा पॉजिटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो थीटा नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो उसको स्मॉल डी बोलते हैं, नेगेटिव वाले को स्मॉल एल बोलते हैं। जो स्मॉल डी है उसका मीनिंग है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एल है उसका है लीवो रोटेटरी।
स्मॉल डी और स्मॉल डी मतलब जब प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो लीवो रोटेटरी बोलेंगे, स्मॉल डी और स्मॉल एल। ये रोटेशन तभी होगा जब आप सॉल्यूशन को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करेंगे। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो होता है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट भी नहीं करता, एग्जैक्टली ऐसा कैसे दिख जाता हमें। तो यार खुद सोचिए कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है उसको कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ऑप्टिकली की सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। लाइट पास करेंगे, अगर लाइट रोटेट हो गया तो बोल देंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। बट सर हर बार प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते ना, हम थ्योरेटिकली कैसे पता करेंगे। तो ये थ्योरेटिकली कैसे पता करेंगे वही तो पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में। बट एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं होता तो ये लाइट पीपीएल एज इट इज वर्टिकल का वर्टिकल दिख जाता सॉल्यूशन से पास कराने के बाद। बट ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए रोटेट होगा, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, कुछ तो होगा। ये जो पूरा सेटअप है ना, सोर्स, निकोल प्रिज्म, पीपीएल, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, पूरा सोर्स जो है ना, पूरा पूरा सेटअप जो है, इस पूरे सेटअप को पोलैरिमीटर बोलते हैं। पूरे सेटअप को बोल रहा हूँ मैं, पूरे सेटअप की बात है ना। और जब मैं बात कर रहा हूं कि डिफर इन द नेचर ऑफ रोटेशन, तो नेचर ऑफ रोटेशन में डिफर से क्या मतलब है, क्या मतलब है। या तो डिफरेंस मैग्नीट्यूड में हो, मतलब कि मान लीजिए कि एक सब्सटेंस जो है वो 10 डिग्री रोटेट हो गया, दूसरा 20 डिग्री रोटेट हो गया, तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो। या फिर डिफरेंस हो साइन में, कि अगर एक -10 रोटेट हो गया तो दूसरा +10 रोटेट हो गया। समझ रहे हो आप, मतलब दो कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकली एक्टिव है तो उनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। या तो उनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा कि एक +10 तो दूसरा +20, या फिर उनके साइन में कि एक +10 तो दूसरा -10 रोटेट हो रहा है। समझ रहे हैं, तो ये दो ही तरीके, ये डिफर इन द नेचर ऑफ रोटेशन जो है ना, इसके दो मीनिंग है, या तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस या फिर साइन में डिफरेंस। समझ आता है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। नहीं बेटा, दोनों दोनों नहीं होंगे। अगर दो एक दूसरे के आइसोमर हैं तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो और साइन भी डिफरेंट हो, ऐसा नहीं होगा। या तो मैग्नीट्यूड डिफर करेगा या साइन डिफर करेगा। हाँ, मैं समझ गया बेटा आपका क्वेश्चन। -3 और +4 एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर तो होंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर तो होंगे। बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड डिफरेंस होता है साइन, जब साइन डिफरेंस होता है ना तो हम उसको इनेंशियोमर बोलते हैं, जब मैग्नीट्यूड डिफरेंस होता है हम उसको डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स नहीं दे पाएंगे हम उसको, बट वो दोनों ऑप्टिकल आइसोमर तो होंगे। -3 +4, अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस -3 रोटेट हो रहा है, दूसरा +4 रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, बट वो उसको कोई स्पेसिफिक टर्म्स नहीं दे सकते। ये मेरा ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए सुनिए, अब देखो, तो मुझे को बताइए, ये पोलैरिमीटर में क्या होता है ना, एक ट्यूब होता है, एक तरफ से हम देखते हैं इसको, एक तरफ से हम देखते हैं और हमें दूसरी तरफ से सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है। जैसे मान लीजिए यार ये पोलैरिमीटर ट्यूब है, इधर सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है, बीच में सब है, वही सब्सटेंस भी रखा हुआ है, प्रिज्म सब रखा हुआ है, और इधर से मैं देख रहा हूँ यार बढ़िया से, ठीक है। मैंने देखा मुझे जो लाइट है, मान लो मुझे पहली रीडिंग आई, मुझे पहले लाइट ऐसे दिखी, बीच में ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। मैं आपको बता दूं कि थीटा जो है, मतलब जिस एंगल से रोटेट हो रहा है, जिसको ऑब्जर्व्ड एंगल बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का। कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन भी बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन भी बढ़ेगा। तो मान लो मैंने क्या किया, अब आपको आप कैसे पता करोगे कि सॉल्यूशन स्मॉल डी है या स्मॉल एल है। तो आपने क्या किया, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का एक कॉन्सेंट्रेशन लिया और रीडिंग नोट की C1 कॉन्सेंट्रेशन पे। अब क्या करेंगे, आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे। मान लीजिए इस बार कॉन्सेंट्रेशन आपने ज्यादा ले लिया, C2 ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया तो रीडिंग ये वाला आया। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे थीटा बढ़ना चाहिए था, थीटा बड़ा होगा। तो ये जो थीटा है ये क्या लग रहा है आपको, बड़ा है क्या,
ये बड़ा है, तो ये डी है या एल है, मुझे इतना बताइए, ये सब्सटेंस डी है या एल है? बेटा अगर डी होता तो बढ़ना मतलब ऐसे से ऐसे जाता, जबकि ऐसा नहीं हुआ, राइट? तो ये एल है बेटा, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर से वो ऐसे चला गया, मतलब थीटा देखो बढ़ गया ना यार, एल में थीटा बढ़ना चाहिए तो श्योर है। इसका मतलब सर ये जो आपने बनाया है ना, ये ओरिएंटेशन देख के मुझे पता चल गया कि सर ये एल था, जो सब्सटेंस अंदर लिया था ना वो एल वाला था। मैं यार डी और एल मेरा यहाँ पे कंसर्न नहीं है, मेरा बताना, मेरा काम ये बनता है कि कम से कम 2 रीडिंग चाहिए आपको प्रैक्टिकली ये पता करने के लिए कि सब्सटेंस डी है या एल है। एक रीडिंग देख के कोई कमेंट नहीं कर सकता, पहली रीडिंग देख के कोई बोलेगा नहीं कि वो डी है। यार कोई ऐसी लाइन आ जाए तो ये मत बोलना कि ये डी है, अरे ये एल भी तो हो सकता है इधर से। तो कम से कम 2 रीडिंग चाहिए ये पता करने के लिए कि सब्सटेंस डी है या एल है, और वो प्रैक्टिकली पता चलता है। आगे बात समझ में, आगे चले? हाँ, अरे यार रुकिए, 1 मिनट रुकिए। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए देखिए, नेक्स्ट है कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब वो मॉलिक्यूल कायरल है। अब ये कायरल क्या हो गया सर? कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब वो मॉलिक्यूल कायरल है। अब ये कायरल का मतलब क्या है? कायरल का मतलब है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल या फिर ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मॉलिक्यूल या फिर ऑब्जेक्ट जिसका मिरर इमेज जो है वो उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे सुपर इम्पोज नहीं करे, डज नॉट सुपर इम्पोज। एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है उसका कायरल होना बहुत जरूरी है। जो कायरल है वही ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो कायरल है वही ऑप्टिकली एक्टिव है। सर कायरल कैसे पता करेंगे? अरे कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कायरल होगा अगर उस मॉलिक्यूल का तूने मिरर इमेज बना दिया और दोनों, वो मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल है। सुपर इम्पोज कर गया मतलब कायरल नहीं है। बताऊंगा, ये बताऊंगा बेटा, अभी मैंने वही वही वाली बात है, मैं बताऊंगा यार, टेंशन मत लो। मैंने सिर्फ वर्ड लिखा है अभी, सुपर इम्पोज, खत्म नहीं किया मैंने डिस्कशन। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उतना सुनो। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाता तो, अगर मिरर इमेज जो आपने बनाया वो सुपर इम्पोज कर जाता तो उसको क्या बोलते? अकायरल बोलते, है ना? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है, और जो अकायरल है उसको आप ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं। बात तो वही आगे ना, घूम फिर के, कि ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब अकायरल। कायरल मतलब जहां पे मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना हो, और अकायरल मतलब जहां पे मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाए। अब सुपर इम्पोज मतलब जैसे यार ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने ए, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसका मिरर इमेज बनाओ, ये बनेगा। इस मिरर इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दो, एग्जैक्टली फिट बैठ जाएगा ना? मिरर इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दो, एग्जैक्टली फिट बैठ जाएगा। अब उठा के कैसे भी रखो यार, मान लो मिरर इमेज को उठाया, उसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के रख दिया, कैसे भी रखो चलेगा, कैसे भी रखो। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, यहाँ पे एग्जांपल इतना सिंपल था कि आपको उठा के रखना था। बट मान लो मिरर इमेज को उठाने के बाद आप उसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी रख दो, अगर कैसे भी सुपर इम्पोज कर गया मतलब एग्जैक्टली फिट बैठ गया, तो आप क्या बोलोगे? सर मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर रहा है, अकायरल है। अगर सुपर इम्पोज नहीं करेगा
तो कायरल होगा। तो सुपर इम्पोज वर्ड समझाना चाह रहा था मैं ये वाले स्ट्रक्चर से, वो समझ में आया? ठीक है। अब सर भी एक बड़ी मजेदार बात हो गई कि सर क्या हर बार कोई भी क्वेश्चन देंगे तो हम उसका इमेज बनाएंगे और फिर उसको इमेजिन करेंगे क्या कि उठा के इसके ऊपर रखो सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करना है। ये तो प्रैक्टिकल है कि ऐसे होता है। थ्योरेटिकली कैसे चेक करेंगे? थ्योरेटिकली कैसे चेक करेंगे? अब एक बात ध्यान से सुनना, ये पता है क्यों सुपर इम्पोज कर रहा है? ये ए जो है इसका मिरर इमेज जो दूसरा ए बना, ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ए है ना वो सिमेट्री, एग्जैक्टली उसमें सिमेट्री है बेटा, ये सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता ना तो सुपर इम्पोज करता ही नहीं। इसका मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री है ही नहीं तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, और सुपर इम्पोज नहीं करेगा तो फिर वो कायरल होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ सिमेट्री देखनी है मॉलिक्यूल में और कुछ नहीं देखना, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो सुपर इम्पोज करेगा ही करेगा, कैसे ना कैसे सुपर इम्पोज कर ही जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है, बस। एक बार फिर से बोल रहा हूं, शांति से सुनेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है उसे कायरल बोलते हैं। कायरल का क्या मतलब है? कोई भी ऑब्जेक्ट, बेटा सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो यार, उठा लो कुछ भी आसपास जो दिख रहा है तुम्हें, वो ऑब्जेक्ट लो, उसको मिरर के सामने रखो, उसका मिरर इमेज देखो, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज दोनों को देखो। अगर वो दोनों मिरर इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दो, अगर वो सुपर इम्पोज कर गया मतलब फिट बैठ गया उसमें, तो बोल देंगे कि सर ये तो सुपर इम्पोज कर रहा है, वो तो अकायरल है। अगर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो बोल देंगे सर ये कायरल है। क्या सर हर बार ऐसा करना पड़ेगा क्या? नहीं, हर बार ऐसा नहीं करना है, हर बार ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे? अगर मॉलिक्यूल कोई, सिर्फ मॉलिक्यूल को ही देखेंगे, उसको मिरर इमेज को देखने की जरूरत नहीं है। कि अगर मॉलिक्यूल में ही कहीं सिमेट्री दिख जाए, अगर मॉलिक्यूल में ही कहीं सिमेट्री दिख जाए, इसका मतलब उसका मिरर इमेज तो सुपर इम्पोज करेगा ही करेगा। सुपर इम्पोज ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज तभी सुपर इम्पोज करते हैं जब ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई सिमेट्री का एलिमेंट प्रेजेंट हो। सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो अपने आप सुपर इम्पोज करेगा ही करेगा। ठीक है। किसी ने पूछा सर के, बिल्कुल बेटा, के भी सुपर इम्पोज करेगा, क्योंकि के का मिरर इमेज ये बन गया। अब जो राइट में मिरर इमेज बना है ना, उसको पलट और फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दे। मैंने बोला ना उठा के रखने की जरूरत नहीं है, मिरर इमेज को पलट पहले दो और फिर रख दे के ऊपर, फिट बैठ जाएगा ना। अरे बैठ जाएगा ना यार, सिंपल। तो हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री, सिमेट्री के जो एलिमेंट है वो देखने जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, सिमेट्री के एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यार तुम लोग, किसी ने बोला सर के में कोई सिमेट्री नहीं है, ऐसा क्या? ये लाइन क्या है बेटा? ये लाइन क्या है? ये सिमेट्री नहीं है क्या? अभी तक सिमेट्री ऑफ एलिमेंट की बात ही नहीं की। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों रहती है यार बोलने की? मुंह खोलने की जल्दी रहती है बस, कुछ भी बकवास बोलना है। अभी सिमेट्री एलिमेंट की बात नहीं किया हूं, पहले बोल रहे हो उसमें सिमेट्री नहीं है। अरे पहले पढ़ तो लो यार। प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले पीओएस बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और फिर फोर्थ होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोर्थ वाला अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिंपल, ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस, सीओएस और डबल एओएस प्रेजेंट नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को डिससिमेट्रिक बोलते हैं या उसी को कायरल बोलते हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है वही ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए आपको क्या देखना है? अब आपको ये देखना है कि उसमें पीओएस नहीं होना चाहिए, उसमें सीओएस नहीं होना चाहिए, उसमें डबल एओएस भी नहीं होना चाहिए, बस ये देखना है। अब मिरर इमेज को उठा के सुपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखेंगे। समझ में आ रहा है?
बट अगर मान लो किसी स्ट्रक्चर में पीओएस, सीओएस और डबल एओएस, इन तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, एटलीस्ट ऐसा लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, एटलीस्ट वन ऑफ पीओएस, सीओएस और डबल एओएस, तो उसको आप क्या बोल देंगे? अकायरल बोल देंगे। तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो, अकायरल बोल देंगे। एक स्पेसिफिक केस होता है जहां पे पीओएस, सीओएस, एओएस और डबल एओएस चारों प्रेजेंट नहीं है, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, बट हमें असिमेट्रिक से मतलब नहीं है, डिसिमेट्रिक डिस्कशन हमारा कायरल और अकायरल से हमें मतलब है। हाँ, एक लाइन में यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि जितने भी असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना, वो डिसिमेट्रिक तो होंगे होंगे, बट उसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ऑल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर डिसिमेट्रिक बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ऐसा बोल सकता हूँ ना यार? ठीक है, ऐसा बोल दिया मैंने। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा, डबल एओएस है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो वन बाय वन पढ़ेंगे। पीओएस कैसे देखते हैं, सीओएस कैसे देखते हैं, एओएस कैसे देखते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा मेन टारगेट स्टार्टिंग के 3 में रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं सीधा पीओएस की बात कर रहा हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करने वाला हूँ, और इमेजिनेशन है पूरा। प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरा इमेजिनेशन बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, कि कोई एक ऐसा प्लेन जिसको ऑब्जेक्ट से पास करो, जो ऑब्जेक्ट को दो ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, कट कर दे, कि एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज दिखे। कोई एक ऐसा प्लेन जो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे कि एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज दिखे, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। जैसे ए बनाया था मैंने, अभी ए बना के उसको वर्टिकली मैंने बताया था ना कि उसमें सिमेट्री है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री था बेटा। नहीं समझ में आ रहा होगा, वापस से बात करते हैं। एक मिनट, वो पेंसिल डिस्चार्ज हो गया इसलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, एक बार फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की, कि कोई एक ऐसा प्लेन आपको उस मॉलिक्यूल से पास करना है, उस ऑब्जेक्ट से पास करना है, जो उस ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, और वो दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। बात तो समझ में आ गई? हाँ, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने ए की बात की, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, लेफ्ट वाले और राइट के बीच में ये जो लाइन है ना, ये जो प्लेन मैंने बनाया ना, इस प्लेन की जगह मिरर रख दो, मिरर रख दो ना, तो जो लेफ्ट में है ना, उसका मिरर इमेज राइट वाला ही है। क्या लेफ्ट वाले का मिरर इमेज राइट वाला है? हाँ या ना, इतना बोलो यार पहले तो, वो समझना जरूरी है। हाँ है सर, सही बात, ठीक है। चलिए, है ना, ये सब ए बी सी डी ये सब पढ़ने नहीं आए हम लोग, हम तो केमिस्ट्री की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं CH4 पे। ये कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? वैसे बता चुका हूं ऑलरेडी ये सब बातें मैं। कार्बन के 4 बॉन्ड में से कोई भी 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, जो 2 बॉन्ड एक प्लेन में है उसको पास करेंगे तो बाकी दोनों बॉन्ड जो है उनके बीच का एंगल बाइसेक्ट होता है। क्या बता चुका हूं मैं? अरे यार,
चलिए ठीक है, बता चुका हूँ। तो इतना तो क्लियर है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इमेजिन करना है इसमें। तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सर चारों के चारों हाइड्रोजन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अरे कोई भी दो हाइड्रोजन को मिला के एक प्लेन बन जाएगा। एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे 4c2 6 होंगे, क्योंकि चार हाइड्रोजन में से कोई भी दो हाइड्रोजन को सिलेक्ट करना है ना यार, दो दो के पेयर बनाने हैं। कोई भी दो हाइड्रोजन को लेके जो प्लेन बन गया वही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि बचे हुए दोनों तो बाइसेक्ट हो ही जाएंगे। बचे हुए दो तो मिरर इमेज बन ही जाएंगे एक दूसरे के। देखो एंगल बाइसेक्टर मिरर इमेज होता है, ये तो क्लियर है ना। 4c2 6 बनेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले इतना बताओ। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो चेंज कर रहा हूं, अब चेंज कर रहा हूं मैं जानबूझ के। CH3Cl की बात करो, एक को हटा के क्लोरीन लगाया, यहां पे हाइड्रोजन, अब बताओ कितने POS है? पहली बात तो है कि नहीं ये बताओ। है सर, कोई भी दो हाइड्रोजन। अच्छा POS जो है उसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा, मतलब जो प्लेन है उसमें कौन कौन से एटम आएंगे, जल्दी बताओ। नहीं यार, प्लेन प्लेन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं आएंगे ना बेटा। अगर हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन को लेके प्लेन बना दिया तो जो प्लेन में आ गया उसके अलावा क्या बच गया? हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या हाइड्रोजन क्लोरीन एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नहीं ना। तो जो प्लेन आप ले रहे हो ना उसमें क्लोरीन तो आना ही चाहिए बेटा। तो क्लोरीन का पेयर बनेगा तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक बार। तो पीओएस तो है सर, टोटल 3 पीओएस है। एक क्लोरीन और कोई भी एक हाइड्रोजन को लेके प्लेन पास कर दो, वो जो था वो जो प्लेन होगा वो बाकी बचे हुए दोनों हाइड्रोजन को, दोनों बचे हुए हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट करेगा और वो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, आगे जाना है अभी। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। चलो CH2Cl2 का तुम बताओ। CH2Cl2 का बताओ पीओएस होगा कि नहीं, और होगा तो कितने होंगे? अरे यार स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। CH2Cl2, CH2Cl2। दो पीओएस होंगे इसके। एक तो दोनों हाइड्रोजन को मिलके जो बनेगा, और दूसरा दोनों क्लोरीन से मिलके जो बनेगा। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से मिलके पीओएस नहीं बनेगा। ठीक है, एक तो दोनों हाइड्रोजन वाला प्लेन, एक दोनों क्लोरीन वाला प्लेन हो गया। ये बताओ CH2Cl Br ये है क्या? इसमें पीओएस है क्या? अब स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, सीधा बताओ है कि नहीं है। है। कौन सा प्लेन होगा पीओएस बताओ। उसमें कौन कौन से एटम आएंगे पीओएस में? क्लोरीन ब्रोमीन आएगा, सही बात है, क्लोरीन और ब्रोमीन आएगा, क्योंकि बाकी बचे हुए दोनों हाइड्रोजन फिर एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन से जुड़े हुए चारों वैलेंसी डिफरेंट है, ए बी सी और डी, सी नहीं लिखेंगे, सी मतलब तो कार्बन हो रहा है यहाँ पे, तो डी और ई लिख दो। अगर कार्बन से जुड़ी हुई चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो क्या पीओएस होगा? हो ही नहीं सकता सर। कार्बन से जुड़ी हुई चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट है तो पीओएस नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे अब से। इतना समझ आया क्या पहले बताओ? ठीक है चलो बढ़िया, धीरे धीरे आगे जाएंगे। एटलीस्ट टू शुड बी सेम, हाँ एटलीस्ट टेट्राहेड्रल कार्बन के दो बॉन्ड तो सेम होने ही चाहिए। चारों डिफरेंट है तो नहीं होगा। किसकी बात कर रहा है गौरंग, किसकी बात कर रहा है? अब गौरंग यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं, तो तुझे सोचना पड़ेगा ना बेटा थोड़ा बहुत, तो बना के देख स्ट्रक्चर यार। कि ये हाइड्रोजन है,
यहाँ हाइड्रोजन बना दिया सर ने, यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन। देखो उस प्लेन में कार्बन तो आएगा आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन और कार्बन इन तीनों से मिलकर जो प्लेन है वो पास कर दे, अपने आप ये हाइड्रोजन इस दूसरे हाइड्रोजन का मिरर इमेज बन जाएगा, बस ना। वही तो पीओएस है, जो क्लोरीन और ब्रोमीन से मिलके पास हो रहा है प्लेन, वही प्लेन तो पीओएस है। इसे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना बेटा, मैं बाकी तीन में बता चुका हूँ, फोर्थ वाला तो मैं खुद को सोचना था। मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे हो आप इनडायरेक्टली, तो मतलब यही है ना। सब कुछ बना हुआ नहीं दिया जाएगा तुम लोगों को। ट्वेल्थ में जा रहे हो तुम लोग, ये ध्यान से सुनना, ट्वेल्थ में ये जितना हलवा तुमको बना के दिया ना 11th में, इतना नहीं दिया जाता। बहुत कुछ है ट्वेल्थ में जो खुद से करना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हें पता है सितंबर तक सिलेबस खत्म करना है, मतलब सोच लो सब चलेगा एकदम रॉकेट की स्पीड में। ऐसे ही चलता है सबके लिए, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। पढ़ते हैं सब लोग, करना पड़ेगा है ना, अपना जो सोचने का है उसे थोड़ा डायरेक्शन देना होगा तुम लोगों को, फालतू नहीं सोचना है। ठीक है, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा 11th में हमने क्या मिस्टेक की, हम कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा अब। क्योंकि टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा ट्वेल्थ में। 11th के चैप्टर भी आपके टेस्ट में आएंगे बेटा, जब ट्वेल्थ का आप टेस्ट दोगे ना, 11th के चैप्टर भी आते रहेंगे साथ साथ, वो भी रिवाइज करना है, बोर्ड का भी देखना है, और कंपटीशन तो देखना ही है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट के लिए जो फालतू के डाउट्स होते हैं वो दिमाग से निकालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर रिसर्च नहीं करना है यार, वो वाली लाइन जो है वो याद रखो हमेशा, रिसर्च नहीं करना है किसी को, आपको वो एग्जाम क्लियर करना है, उस एग्जाम में जो सिलेबस है मुझे वो आना चाहिए, उससे ज्यादा मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। हम मैं जानूंगा, मेरा मन करेगा तो एग्जाम मेरे को आईआईटी मिलने के बाद मैं आराम से बैठ के पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आईआईटी के लिए वो मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा उसे, ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड है वो आपको डिलीवर किया जा रहा है, जो रिक्वायर्ड है वो डिलीवर किया जा रहा है, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया, पहले तो ये समझ में आया, ये 3D मॉलिक्यूल था यार, ये 3D मॉलिक्यूल था। कोई भी 2D मॉलिक्यूल या 2D ऑब्जेक्ट, इसका मतलब प्लेनर। अरे यार 2D मॉलिक्यूल या 2D ऑब्जेक्ट में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना ही है। कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री? सर वही प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसके अंदर वो है, जिस प्लेन में वो लाई करता है वही प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, है ना। उसको डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा उसके अंदर। और उसी प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसी प्लेन को क्या बोलते हैं? स्लाइस कट। उस प्लेन को बोलते हैं स्लाइस कट प्लेन, उस प्लेन को बोला जाता है स्लाइस कट प्लेन। कोई भी 2D मॉलिक्यूल या 2D ऑब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है हमेशा, और वो प्लेन होता है स्लाइस कट प्लेन, मतलब जिस प्लेन में वो मॉलिक्यूल लाई कर रहा है वही प्लेन। अब आप सोच रहे हो, एक मिनट के लिए सोचो आप, एक मिनट के लिए सोचो, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है। एक मिनट के लिए सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो यार, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा तूने? सर 2D इज ऑलवेज अकायरल, या आपने कायरल अकायरल की बात कर दी। बेटा कायरल अकायरल के लिए मैंने क्या बोला था, एक बार वापस से जाऊं पीछे? अच्छा वो तो पेज ही चला गया। कायरल अकायरल के लिए मैंने बोला था कि पीओएस, सीओएस और डबल एओएस तीनों देखेंगे, तीनों प्रेजेंट नहीं है तो कायरल होगा, तीनों में से एक भी प्रेजेंट है तो कायरल होगा। तो अभी तो मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा हूँ यार, इससे डायरेक्टली कैसे कायरलिटी पे कमेंट कर सकते हैं कि कायरल है कि अकायरल है? अभी उस पर पहुंचे ही नहीं हम लोग। कौस्तु मैं तेरे को पहले बोल चुका हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्लास से निकाल दूंगा, एक बार पहले कर चुका हूँ, ये सॉरी नहीं चलता मेरे को, समझ में आ रही बात? फिर तू बोलेगा कि सर मैं जो भी पूछता हूँ बकवास बोलते हो। 50 बार हो चुका है तेरा ये, तो ये मैंने ही, सब टीचर नोटिस कर रहे हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, निकाल दूंगा क्लास से। जो बोल रहा हूँ वो सुना कर चुपचाप, ठीक है। तूने फोन फालतू डाउट है क्लास से बाहर पूछ, तेरे को 50 बार बोला ना मैंने। मैं 2D मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, 2D मॉलिक्यूल ध्यान से सुनेंगे। ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, इसको इसी प्लेन से काट दो तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन तो एक स्पेरिकल एटम है सर, स्पेरिकल एटम को काटोगे तो आधा पार्ट अंदर आधा पार्ट बाहर रहेगा, सही बात है। अरे जो पार्ट अंदर है और बाहर है वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ना यार। एक स्पेयर को कट करो, दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ना, सही बात है। समझ रहे हैं आप? ये सब एटम है, एटम स्पेरिकल होता है, जब उसको कट करोगे तो उसका दो पार्ट होते हैं,
दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इसका मतलब एक बात ध्यान से सुनना, जिस भी प्लेन को आप ड्रॉ कर रहे हो, जो भी प्लेन को आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हो, उस प्लेन में जो एटम आ गए, उस प्लेन में जो एटम आ गया, वो एटम तो अपने आप दो इक्वल पार्ट में कट ही जाएगा, डिवाइड हो ही जाएगा। उसके बारे में सोचना नहीं होता है। जो एटम या जो ग्रुप प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ गया, वो ग्रुप या एटम अपने आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है, मुझे तो उस एटम के बारे में सोचना है, उस ग्रुप के बारे में सोचना है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं आया। तो यहाँ पे दोनों फ्लोरीन, दोनों क्लोरीन, दोनों कार्बन आ गए, इसलिए उनके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है, ये H है, ये सिस फॉर्म है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो ये वाला होगा, मिरर इमेज एक दूसरे की। स्लाइस कट नहीं है बेटा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो स्लाइस कट होगा। कैसे, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर तो ये हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन है। जो जहां पे मिथाइल है वहां पे देखो कार्बन के दो बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, ये बनाया मैंने। बाकी दो बॉन्ड एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर। अब आपने आपने स्लाइस कट एक वो प्लेन पास किया जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है। तो कौन कौन से एटम उस प्लेन में आएंगे? ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कार्बन उस प्लेन में आएगा, ये कार्बन उस प्लेन में, ये भी, ये सभी एटम उसी प्लेन में आ जाएंगे। बाकी बच कौन जाएगा? सर बच जाएंगे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेंगे। तो हो गया ना स्लाइस कट यार, कि एक ऐसा प्लेन पास कर दो जिससे जो उस प्लेन में एटम आ रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाए, बन रहा है। यहाँ पे स्लाइस कट है सर। तो टोटल पीओएस इस सिस वाले स्ट्रक्चर में कितने हो गए? दो पीओएस हो गए। दोनों दिखाए मैंने, एक तो वर्टिकल वाला और दूसरा स्लाइस कट। तभी मैंने बोला बेटा देखो, CH3 एक ग्रुप है, CH3 एक ग्रुप है, CH3 ग्रुप पे जब स्लाइस कट किया तो वो भी बाइसेक्ट हो गया होगा। आप मैं इसलिए मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले लाइन बोली थी कि जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ रहा है, जो पीओएस जो प्लेन पे आ रहा है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो एटम हो, वो अपने आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब एटम तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तुम्हें पता है। ग्रुप कैसे होगा? वो ग्रुप मैंने समझाया आपको। CH3 देखो, CH3 एक ग्रुप है, वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आप उस ग्रुप को थोड़े टाइम के लिए मान लो कि वो एक स्पेयर है बस। आप CH3 को CH3 मत सोचो, आप सोचो CH3 मतलब फ्लोरीन है, फ्लोरीन मान लो, एक स्पेयर मान लो कि उस स्पेयर को कट किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो भी प्लेन में आता है वो कंसर्न नहीं है हमारा, जो प्लेन में आ रहा है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो अपने आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा यार। जो नहीं आता उसके बारे में सोचना होता है। और ये जो बातें हैं ये लिखी नहीं जाती है, फील की जाती है, समझी जाती है बस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। अगर मिथाइल की जगह इथाइल भी होता ना बेटा, दोनों साइड, तो भी स्लाइस कट होता। क्योंकि इथाइल भी एक ग्रुप है, वो ग्रुप भी जब प्लेन पास करोगे तो ग्रुप भी अपने आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सर, मुझे पता है हो जाएगा, हो ही चुका होगा। तो सिस में दो पीओएस है, ट्रांस में ट्रांस में बताओ। ट्रांस में कौन सा होगा? एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, कौन सा? नाम बताओ उसका। स्लाइस कट होगा, है ना? एक ही पीओएस होगा, वो भी स्लाइस कट। ठीक है, चलिए अब सीधा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि पीओएस है या नहीं है। बेंजीन में पीओएस है क्या? बेंजीन तो पूरा प्लेनर है यार, बेंजीन में पीओएस है क्या? है ना, आपको बताना है, और है तो कितने हैं ये भी बताने हैं।
बेंजीन जो मैंने बनाया है, जब मैं बोल रहा हूँ बेंजीन तो उसको रियल हाइब्रिड मानेंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा हूँ ना मैं। पाई बॉन्ड की पोजीशन को लेके सोचने मत लग जाना फालतू में तुम लोग। देखो सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। बेंजीन में पीओएस है, सही बात है। टोटल 7 पीओएस है। कौन कौन सा? एक तो स्लाइस कट होगा क्योंकि प्लेनर है। दूसरा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, 3 तो ये हो गए। उसके अलावा ये 4th, 5th और 6th, टोटल 7 हो गए। समझ में आ गया? अरे आ गया ना समझ में? अरे यार नहीं है समझ में। सोचो देखो आराम से, बहुत टाइम है। भूल जाओ कि बीच में पाई पॉइंट बना हुआ थोड़ी देर के लिए। ये लाइन तो है ही बेटा। उसके अलावा एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और जो प्लेनर मॉलिक्यूलर स्लाइस कट तो है ही वो। टोटल 7 पीओएस हो गया। ठीक है, चलेगा? दूसरे में बताओ, टोलुइन में कितने प्लेनोसिमेट्री है? बिल्कुल सही बात है। टोलुइन में एक तो ये वाली लाइन है बेटा सर, सही बात है, 2 प्लेनोसिमेट्री है। अब देखो जहां पे प्लेनोसिमेट्री काउंट करना आसान है वहां पे बताऊंगा मैं। अब ये आदत नहीं बना लेना है कि सर आगे जितने भी क्वेश्चन देंगे सब में प्लेनोसिमेट्री काउंट करने बैठे, नहीं। कोई काउंटिंग नहीं पूछने वाला है आपसे, वो तो इजी क्वेश्चन में पूछेंगे। आपका मेन कंसर्न है कि प्लेनोसिमेट्री है क्या। अगर एक भी प्लेनोसिमेट्री दिखा मतलब ठीक है, सिमेट्री है, खत्म, साइड में करो इसे। ये कंसर्न नहीं है कि कितने प्लेनोसिमेट्री है, इजी क्वेश्चन में बता सकते हैं। जहां टफ है वहां पे नहीं बता सकते हम लोग। ठीक है, चलिए थर्ड वाले में बताइए। थर्ड वाले में 4 ऑप्शन है। पहले वाले में पीओएस है क्या? हाँ या ना बोलो। पहले वाले में पीओएस है क्या? यहाँ पे CH3 है। मैंने कहा ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग को प्लेनर मानेंगे। ऑल रिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी प्लेनर फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ये बता चुका हूं मैं। फिर से बोला, फिर से लिख लो इस लाइन को कहीं पे। साइक्लोहेक्सेन को प्लेनर मानो, मिथाइल है, इसमें एक पीओएस है सर, ये वाली लाइन वर्टिकल पीओएस है। इधर ये वाली लाइन पीओएस है सर, सही है। इधर पीओएस नहीं है, इधर ये वर्टिकल लाइन पीओएस है सर। इतना है क्या समझ में? स्क्रीनशॉट लो फिर जल्दी। बेटा फ्लिपिंग पे जाना ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फ्लिपिंग पे मत जाइए तुम लोग। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब निकालना है, चेयर फॉर्म में इमेजिन करोगे इससे अच्छा डायरेक्टली यहीं पे इमेजिन कर लो ना यार। चेयर फॉर्म की जल्दी क्या रहती तुम लोग को? ऐसे ही बताओ, मैंने बोल दिया प्लेनर मान के करो, खत्म। जब कॉन्फर्मेशन की बात करेगा ना मेरे से, तब मैं इसको चेयर फॉर्म में सोचूंगा। उसने कॉन्फर्मेशन की बात नहीं की। ठीक है, चलिए अब अब सोचेंगे, थोड़ा और लेवल जाएगा धीरे धीरे। ए, ए, ए और ए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, सही बात। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यूमुलिन है तो टर्मिनल एटम परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, पहले तो वो बनाना चाहिए था मुझे। अब देखो, एक तो वो प्लेन जिसपे जो स्क्रीन है, जो तुम्हारी स्क्रीन है ना, एक तो वो प्लेन हो गया। और दूसरा उसी स्क्रीन के परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर प्लेन, ये दोनों इमेजिन करना है तुमको। एक तो वो प्लेन जिसमें ये स्ट्रक्चर दिख, स्ट्रक्चर नहीं, स्क्रीन, जो तुम्हारी स्क्रीन है ना, एक तो वो प्लेन हो गया। और दूसरा इसी स्क्रीन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर प्लेन इमेजिन करना है।
तो जब आपने हॉरिजॉन्टल वाला इमेजिन किया तो कौन कौन से एटम आ जाएंगे उसमें, ये ए आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये तीनों कार्बन आ जाएंगे उसमें, बच कौन जाएगा, लेफ्ट वाला ए और राइट वाला ए। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करोगे तो ये दोनों ए तो उसमें नहीं आएंगे ना यार, लेफ्ट वाले ए, लेफ्ट वाले दोनों ए तो उस प्लेन में नहीं आएंगे ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करोगे तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला बेटा, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऊपर वाला ए और नीचे वाला ए एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, हाँ सर है, तो पीओएस है सर इसमें, हॉरिजॉन्टल वाला पीओएस है सर इसमें। क्या जो स्क्रीन है उस प्लेन को पास करने पे पीओएस दिख रहा है क्या, हाँ सर वो भी दिखेगा, क्योंकि जब स्क्रीन वाला प्लेन लेंगे तो ये सभी एटम आएंगे उसमें, ये ए अंदर रह जाए, ये बाहर हो जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, तो अंदर बाहर वाले एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, मतलब सर ये भी पीओएस है इसमें। तो पीओएस कितने हो गए यार, दो हो गए, कौन कौन से, एक तो जो स्क्रीन है वो, और एक उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन, दो हो गए, ऐसा बोल सकता हूँ क्या। अरे यार सोचो, पहले सोचो फिर बात करो, देखें क्या आ रहा है समझ में तुम लोगों को। पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ पीओएस पूछ सकते हैं वो, जहां पे पॉसिबल है वहां पे मैं ही बता दूंगा आप लोगों को, जहां पे काउंट करना पॉसिबल नहीं है वहां पे मैं बात भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ए लगाया, यहाँ पे ई लगा दिया, अब बताओ, अब बताओ पीओएस है क्या, बिल्कुल सही बात है, एक पीओएस तो है ना सर। चल अब बता, अब इतना ही तुम लोग बोल रहे हो तो अब बताओ, ए बी डी ई पीओएस है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यार क्यूमुलिन में मेरे को समझ में आ गया कि क्यूमुलिन में टर्मिनल एटम जो है ना, क्यूमुलिन में टर्मिनल एटम पे अगर ग्रुपिंग सेम है तो पीओएस होगा, अगर ग्रुपिंग डिफरेंट है तो पीओएस नहीं होगा, ये मैंने कंक्लूड कर दिया। क्यूमुलिन में टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग सेम है तो पीओएस होगा, ग्रुपिंग डिफरेंट है तो पीओएस नहीं होगा, जैसा इसमें सोचा था। ये तो इवन नंबर आया, अच्छा ओड नंबर वाले में क्या होगा, ये ए बी ओड नंबर वाला है तो सभी बॉन्ड प्लेन में है, प्लेनर है, अरे तो एटलीस्ट स्लाइस कट तो होगा ही ना यार, और हो या ना हो एटलीस्ट स्लाइस कट तो होगा ना, तो एक भी पीओएस आ गया मतलब पीओएस है, तो ये इसमें पीओएस होगा, एटलीस्ट एक पीओएस तो होगा जो कि स्लाइस कट है, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा, हमेशा होगा। इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन में पीओएस तब होगा जब टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग सेम हो, जैसा इसमें सोचा था वैसा ही स्पाइरेन में भी सोचेंगे कि ये रहा दो स्पाइरेन रिंग्स, ग्रुपिंग सेम आया यहाँ पे ए बी, पीओएस है क्या इसमें, पीओएस सेम है कि नहीं है बताइए, जो स्पाइरेन मैंने बनाया उसमें पीओएस है क्या, सोच को बोलो, सोच के बोलो, देखो फिर से बोल रहा हूँ, बिना सोचे समझे मुंह नहीं खोलना होता है, सोचो बोलो, नहीं है, ग्रुपिंग सेम थोड़ी है यार, टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग सेम है क्या, ए और बी दोनों सेम है क्या, बोथ आर डिफरेंट बेटा, दोनों डिफरेंट है, नहीं है सर, पीओएस नहीं है उसमें, इसमें बताओ, इसमें है क्या, तीन रिंग्स हैं तो टर्मिनल एटम प्लेन में होंगे, हाँ सर इसमें है, सर स्लाइस कट तो है ही सर इसमें, स्लाइस कट है, वैसे स्लाइस कट के अलावा और भी पीओएस है, बट अब मैं काउंट करना नहीं सिखा रहा आपको, अब मैं बता रहा हूँ कि पीओएस है कि नहीं है, स्लाइस कट है, स्लाइस कट तो है ही यार, उसके अलावा दूसरा भी है, अगर दिख रहा होगा तो सिर्फ बोलना है, हाँ सर है, हाँ या ना बोलना होता है। इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो चाहे इवन नंबर ऑफ रिंग्स हो, उसमें टर्मिनल एटम पे
कोई भी एक टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग सेम होनी चाहिए, एटलीस्ट एक टर्मिनल एटम पे ग्रुपिंग सेम होनी चाहिए तो पीओएस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हर उस सिस्टम की बात करेंगे जहां पे जीआई पढ़ा था हमने, स्पाइरेन, वो सब, बाइफिनाइल, ट्राइफिनाइल, सबकी बात करेंगे। बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल दोनों साथ ही पढ़ लेते हैं। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि सर ये सिग्मा बॉन्ड है बीच में, दोनों रिंग अभी एक प्लेन में है, मान लो ऐसा हो कि दोनों रिंग एक प्लेन में ना हो, थोड़ा बहुत रोटेट कर जाए तो रोटेशन तो चलता रहेगा ना, रोटेशन तो चलता रहेगा बेटा। सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन चल रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एंगल पे अगर पीओएस आ गया तो मैं बोल दूंगा कि पूरे मॉलिक्यूल में पीओएस है। जब ये दोनों रिंग प्लेनर होगी तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रह गया ना यार इसमें। मतलब देखो रोटेशन से क्या बनता है, कॉन्फॉर्मर बनते हैं। इस मॉलिक्यूल के किसी भी एक कॉन्फॉर्मेशन में अगर पीओएस आ गया मतलब पूरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे पीओएस है। मान लो मैंने क्या किया, ये दोनों बाइफिनाइल रिंग्स को बल्कि ग्रुप लगा दिए, R1 R1 R2 R2। बताइए पीओएस है क्या? अगर है तो कितने हैं ये भी बताइए। दूसरे में है, कौन सा प्लेन पास करना है? एक ऐसा प्लेन पास कीजिए, पहले तो पता है कि दोनों रिंग परपेंडिकुलर हो गई, पहले तो ये क्लियर है कि दोनों रिंग परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे के, है ना? पढ़ा चुका हूँ यार, ऐसा शौक होने की जरूरत नहीं है, दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुकी है। मान लो कि राइट वाली रिंग जो है वो, लेफ्ट वाली रिंग तो इसी प्लेन में है स्क्रीन के, और राइट वाली रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पास कर दो। ये R1 और ये R1 एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, और स्क्रीन वाला प्लेन पास करोगे तो ये R2 ये R2 एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, मतलब पीओएस है, दो पीओएस है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में जब आप बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाली रिंग जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें लेफ्ट वाली रिंग को आप स्क्रीन में मानिए, राइट वाली रिंग को परपेंडिकुलर मानिए हॉरिजॉन्टल, तो ये R1 और ये R1 एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करेंगे। यहाँ पे भी पीओएस है, एक ही होगा। लास्ट वाले में पीओएस नहीं है बेटा, कोई सा प्लेन पास करो, R1 का मिरर इमेज R2 और R3 का R4 कभी हो ही नहीं सकता, तो पीओएस है ही नहीं सर। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए ट्राइफिनाइल वाला यहीं पे लिख देता हूं मैं, मुझे बताना कि पीओएस है कि नहीं है। ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे सब आयोडीन, बताइए होगा क्या, कितने होंगे? क्योंकि पहला और तीसरा रिंग एक दूसरे के प्लेन में है, क्योंकि पहला और तीसरा रिंग एक दूसरे के प्लेन में है। ऐसा सोचो, पहला और तीसरा रिंग स्क्रीन के प्लेन में है और बीच वाला रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। पहला और तीसरा रिंग स्क्रीन के प्लेन में है और बीच वाला रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करोगे, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करोगे तो पीओएस मिलेगा कि नहीं, उसका जवाब दीजिए। नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन का मिरर इमेज क्लोरीन नहीं मिल सकता, आयोडीन नहीं मिल सकता ना यार।
सोचने की शक्ति खत्म हो गई तुम लोगों की। मैंने पहले बोला था सोचना पड़ेगा। ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सबसे ज्यादा मेहनत लगती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। वहां तो एक ही लाइन इमेजिन करनी पड़ती है भाई साहब, हालत खराब हो जाएगी, पहले ही बोल रहा हूँ। तो 3D ऑब्जेक्ट देखो अपने आसपास, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, पहला और तीसरा रिंग स्क्रीन के प्लेन में है, दूसरा रिंग हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल, जो बीच वाला रिंग हॉरिजॉन्टल है ना, वही प्लेन पास कर दो यार, वही प्लेन पास करोगे ना तो पहली और तीसरी रिंग 50-50 ऊपर और नीचे कट जाएगी ना। तो ब्रोमीन का मिरर इमेज आयोडीन मिलेगा, उसमें हो ही नहीं सकता। अरे ब्रोमीन और आयोडीन एक दूसरे के मिरर इमेज थोड़ी है यार, हो ही नहीं सकता। वो तो होगा ही नहीं। हाँ, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर है इसमें, पता है कौन सा? ये वाला। ये कौन सा प्लेन है सर? वही सोचो, लेफ्ट और पहला और तीसरा स्क्रीन के प्लेन में है, सेकंड वाला हॉरिजॉन्टल। जब ये वाला प्लेन पास किया तो स्लाइस कट मत बोलो यार। अरे स्लाइस कट के लिए पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, नहीं है यार, दो रिंग प्लेनर है, एक परपेंडिकुलर। स्लाइस कट क्यों बोल रहे हो? वही मैंने बोला, मुंह खोलना है बस, जबरदस्ती कुछ भी बोलना है। नाम नहीं दिया मैंने, जब स्लाइस कट होगा मैं बोलूंगा खुद से। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मैंने बनाया, जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर में वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? मुझे उतना बोलिए बस, मुझे ज्यादा नहीं सुनना है। हाँ ठीक है। और जिसने भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दो बोला था, आई थिंक वेद ने बोला था, अगर कोई बताना चाहता है कि दो कैसे है तो बता सकता है। मुझे जानना है कि तुम लोग सोच कैसे रहे हो। यह रियलाइज हो गया कि जो सा हम सोच रहे थे वो गलत है? रियलाइज हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो मुझे बताइए तुम लोग क्या सोच रहे हो, जानना है मेरे को। और द वन पासिंग थ्रू द टू रिंग्स विच आर प्लेनर। दोनों रिंग्स प्लेनर है, वहां से पास करेंगे तो क्या होगा? हाँ, ये वाली बात सोचने वाली है, जैसा वेद ने कहा अभी। अब सुनो ध्यान से, इस स्ट्रक्चर के बारे में फिर से सुनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने पूछा बाकी लोगों से कि सोच कैसे रहे हो, क्योंकि काउंटिंग जो है ना वो मैटर नहीं करने वाला है कि नहीं है, बस वो मैटर करेगा। अब काउंटिंग यहाँ पे एक से ज्यादा हो गया अभी। पहले तो ये जो प्लेन मैंने बनाया वो समझ में आया सबको, ठीक है। जो वेद ने बोला वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला और तीसरा रिंग तो प्लेनर है ना, उसके सभी एटम प्लेन में आएंगे। तो जो पहला और तीसरा एटम, पहली और तीसरी रिंग का जो प्लेन है ना, वही प्लेन वाला खींच दो, वही प्लेन को मान लो। तो पहला और तीसरा रिंग तो आ गया पूरा का पूरा उसमें, उसको तो देखना नहीं है, सिर्फ बीच वाला रिंग को देखना है। और बीच वाला रिंग कैसे बाइसेक्ट होगा यार? सिर्फ इतना बाइसेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक। मिरर इमेज है क्या? हाँ सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब आया समझ में? हाँ, आया कि नहीं समझ में? गौरंग क्या नहीं समझ में आया? बोल बेटा। क्योंकि देख, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्या पूछ रहे तू? सर आपका वाला क्या था इसमें? अरे ओवरऑल दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को बहुत बहुत बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। ये बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्लोरीन उसी प्लेन में होगा ना जिसमें बेंजीन है। ये क्लोरीन उसी प्लेन में होगा जिसमें बेंजीन है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ब्रोमीन आयोडीन, अगर बेंजीन वाला प्लेन तुमने पास किया तो ब्रोमीन आयोडीन भी उसके साथ चला गया बेटा, वो उसके साथ चला गया, क्योंकि प्लेनर है वो भी उसके साथ। अब मेरी बात सुन, इमेजिन करना है, इमेजिन करते हैं ना हम लोग, सोचते हैं। पहले वाला रिंग और तीसरे वाला रिंग स्क्रीन में है, बीच वाला रिंग उसके परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टली। इमेजिन कर लो, पहले सोच लो माइंड में, आंखें बंद करके सोचो। अब जो पहले और तीसरे वाला रिंग का जो प्लेन था ना, वही प्लेन खींच दो, वो प्लेन खींचो, मूव करो उस प्लेन को। जब उस प्लेन को खींचोगे तो लेफ्ट और राइट वाला रिंग तो चला गया उसमें, उसको तो देखना ही नहीं है। मैंने बोला था ना, जो प्लेन में आ जाता है उसको नहीं देखना होता है। तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि सर जो बीच वाला रिंग है ना, वो बाइसेक्ट हो चुका होगा सर। ये बीच वाला रिंग जो है ना बेटा, इमेजिन कर रहे हो ना, वो यहाँ से कट कट हो गया। ये आयोडीन का मिरर में जी आयोडीन मिलेगा, ये आयोडीन का मिरर में जी आयोडीन मिलेगा। हाँ सर, हो गया। दूसरा,
जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना बेटा, वर्टिकल लाइन जो मैंने बोला वर्टिकली, ये वाला प्लेन पास करो, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन पास करने से नो डाउट ये वाला प्लेन पास किया तो आपने, जो रिंग है बीच वाली रिंग, उसमें आयोडीन का मिरर इमेज आयोडीन मिल रहा है, इस आयोडीन का मिरर इमेज आयोडीन मिल रहा है, इस ब्रोमीन का मिरर इमेज ब्रोमीन मिल रहा है, इस आयोडीन का मिरर इमेज आयोडीन मिल रहा है। अरे सर, दो पीओएस इसमें तो। पहले तो एक चीज मैं और भाई को बता दूं, एक्चुअली मिरर इमेज में बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, मिरर इमेज में बड़ा दिक्कत होता है। मिरर इमेज जो तुम्हारा सर है ना, उसका मिरर इमेज जो है, जो तुम्हारा सर है ना, वो मिरर में घुटनों में नहीं दिखेगा तुमको, सामने ही दिखेगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेज में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ब्रोमीन का मिरर इमेज, बेटा एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है तो उसका मिरर इमेज ऐसा ही दिखेगा, इतना ही दिखेगा, उसी लेवल पे दिखेगा। अगर यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है तो उसका मिरर इमेज ब्रोमीन यही दिखने वाला है। सिंपल सी बात है ये तो जो भी प्लेन पास कर रहे हो देख लो कि सर ये प्लेन पास किया, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका मिरर इमेज यहीं पे मुझे दिखेगा, इधर कहीं नहीं दिखेगा, वहीं दिखेगा उसके सामने, ऐसे। आई थिंक काफी है आज के लिए, नहीं तो तुम लोग पागल हो जाओगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस में प्लेन ऑफ सिमेट्री के भेजूंगा तुम लोगों को सॉल्व करके बताने, ठीक है? वो भी होमवर्क रहेगा, अभी मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स वाले से पढ़ाएंगे अभी, ठीक है? चलिए, कामत आपने क्या बोला, लास्ट लाइन वर्क वॉन्ट वर्क एज ऑल आर नॉट प्लेनर, राइट? बेटा आप किसकी बात कर रहे हो? लास्ट लाइन कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? बाइफिनाइल में सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी बात कर रहे हो? लास्ट लाइन इन द सेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बेटा वो बोलिए मुझे क्लियरली, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल ना? हाँ वर्टिकल लाइन, अगर ग्रुप डिफरेंट होंगे, हाँ बिल्कुल बेटा, ग्रुप डिफरेंट होंगे तो नहीं करेगा। मतलब मान लो बीच वाली रिंग जो है, अब बीच वाली रिंग में मान लो ये तो चारों के चारों आयोडीन थे, ये आयोडीन के अलावा यहाँ पे मान लो क्लोरीन हो जाता तो जो वर्टिकल लाइन है वो पीओएस होता ही नहीं बेटा, फिर तो वो पीओएस नहीं होता, क्योंकि आयोडीन का मिरर इमेज क्लोरीन थोड़ी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर आपको अच्छे से इमेजिन हुआ होता ना कि पीओएस मैंने कौन से बोले, तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते मुझसे। ठीक है, चारों एटम सेम है बीच वाले रिंग में, इसीलिए पीओएस है, नहीं तो नहीं होता। बेटा जब बीच वाले रिंग, कोई देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब हर एक एटम का मिरर इमेज मिलना चाहिए ना। अब आपने बीच वाली रिंग में से आयोडीन को हटा के क्लोरीन लगा दिया तो पीओएस नहीं है, तो लेफ्ट और राइट वाली रिंग को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ बस 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है? हाँ मतलब आप अपना डाउट अलग से पूछ लेना, ठीक है? आई थिंक अभी टाइम भी हो रहा है, और वो फिजिक्स वाले सर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? बाद में पूछ लेना आप अपना डाउट, कॉल करके पूछ लेना आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो, ठीक।